नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। आप सभी का स्वागत है टू दी मोस्ट पावरफुल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वीडियो। फुटबॉल का गेम भी स्ट्रैटेजी के बिना जीता नहीं जा सकता है। अपनी योजनाओं बनाना ही सफलता नहीं देती है, योजनाओं पर अमल करना ही सफलता का मूल मंत्र है। स्ट्रैटेजी क्या होता है? स्ट्रैटेजी का मतलब है तीन बातें सुनिए। अभी कहां है, जाना कहां है, कैसे जाओगे। तीन बातें। अभी कहां है, जाना कहां है, कैसे जाओगे। ये जो कैसे जाओगे इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। जाना कहां है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव। अभी कहां है वो मेरा एग्जिस्टिंग स्टेट। अभी कहां हूं, 10 करोड़ रुपया साल का धंधा करता हूं। जाना कहां है, 50 करोड़ रुपए जाना है। ये 10 से 50 पे कैसे जाओगे उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। 20 चैप्टर देने वाला हूं, जिंदगी बदल जाएगी, फेलियर प्रूफ बिजनेस बन जाएगा आपका। अभी कहां है, जाना कहां है, बात क्या करेंगे, कैसे जाओगे। एप्लीकेशन से नहीं, एग्जीक्यूशन से बिजनेस को सफल बनाया जाता है। मेरी पहली स्ट्रैटेजी है लीडरशिप इन पाइपलाइन। लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। आप बिजनेसमैन हैं, आपकी कंपनी के अंदर कैसे ऐसी लीडरशिप तैयार हो जो आपके बिना वो काम कर सके। लीडरशिप इन पाइपलाइन से आप एक लीडर को नर्चर कैसे कर सकते हो, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, उनकी कॉम्पिटेंसीज को पहचानते हो, प्लान कर पाते हो कि भाई मैं आगे चल के बिजनेस को रन कैसे करूंगा, मैन पावर कैसे आगे बढ़ेगी। स्टेप अप का मॉडल है। इसमें स्टेजेस होती हैं। पाइपलाइन समझो क्या होता है। पाइपलाइन, पाइप गुजरता है ना, जिसमें से पानी जाता है, साफ पानी या नाली का पानी, कोई भी पानी, पर पानी जाता है पाइप में से। वो पाइप मुड़ता है कहीं स्टेज पे। जब वो मुड़ता है और ऊपर जाता है, मुड़ता है कहीं पे, वो मुड़ते हुए पाइप में कहीं रुक ना जाए पानी। ऐसे ही लैडर जब ऊपर जाता है, एक इंसान के ऊपर जाते वक्त कंपनी में मैनेजर से जनरल मैनेजर से वाइस प्रेसिडेंट से सीईओ, क्या फर्क आ जाता है, उसे क्या सीखना आना चाहिए। एंटरप्रेन्योर हो अगर आप, नया बिजनेस है आपका, तो आप भी अलग अलग स्टेजेस से खुद गुजरोगे। मैं भी गुजरा हूं अलग अलग स्टेजेस से। जब मैं 10 लाख रुपया साल का बिजनेस करता था, मेरा काम करने का तरीका अलग था। 1 करोड़ का बिजनेस करता था, काम करने का तरीका अलग था। जब मैं 10 करोड़ का साल का बिजनेस करने लगा, मेरे काम करने का तरीका बदल गया। जब मैं 100 करोड़ का बिजनेस करने लगा, साल में काम करने का तरीका बदल गया। आज मैं 1000 करोड़ की तैयारी कर रहा हूं, मेरा काम करने का तरीका बदल गया। बात बड़ी सिंपल है, अलग अलग स्टेजेस को समझो। पहली स्टेज होती है मैनेज सेल्फ, आदमी अपने आप को चलाता है। दूसरी स्टेज होती है मैनेज अदर्स। अब वो छोटी सी टीम बना लेता है। आपके साथ ही ऐसा होगा अगर शुरुआती बिजनेस है तो आपने 4 5 7 लोगों की टीम बनाई, अब आप उनको मैनेज कर रहे हो। उसके बाद आप और ऊपर चलते हो, उसको बोलते हैं मैनेजिंग द मैनेजर्स। अब आपने मैनेजर रख लिए और आप मैनेजर से काम कर रहे हो जो नीचे काम करा रहे हैं। और स्टेज ऊपर जाती है, फिर बन जाते हैं फंक्शनल मैनेजर, कि पूरा का पूरा बिजनेस में जिसमें मैनेजिंग द मैनेजर भी है, मैनेजर भी है, और जो सेल्फ काम कर रहा है खुद से वो भी एग्जिस्ट करता है। और ऊपर जाते हैं, जब आपकी कंपनी में, कंपनी बड़ी होती है तो ऐसे लीडर चाहिए होते हैं जो होते हैं बिजनेस मैनेजर। फंक्शन क्या होते हैं? फाइनेंस का फंक्शन, एचआर का फंक्शन, मार्केटिंग का फंक्शन, सेल्स का फंक्शन, ऑपरेशंस का फंक्शन। ये सारे फंक्शन हो गए। बिजनेस क्या होता है? इन सब के ऊपर एक आदमी जो पूरे बिजनेस को देखता है, उसको पीएनएल आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आना चाहिए। खाली लोगों से काम कराना उसका काम नहीं है। हर स्टेज पे अलग प्रकार की क्वालिटी, अलग प्रकार की कॉम्पिटेंस चाहिए। बिजनेस मैनेजर के ऊपर होता है ग्रुप मैनेजर, वो पूरे बिजनेस का मैनेजर होता है। उसमें अलग अलग 2 3 बिजनेस चल रहे होते हैं, उनका ग्रुप मैनेजर होता है। और फाइनली होता है एंटरप्राइज मैनेजर, जिसको बोलते हैं चेयरमैन। ग्रुप मैनेजर अमूमन सीईओ होता है, एंटरप्राइज मैनेजर होता है चेयरमैन। तो मैनेजर वर्ड को छोड़िए, मैं डेजिग्नेशन समझाता हूं। आपने सेल्फ से दूसरों को मैनेज किया, अब आप मैनेजर बन गए। उसके बाद आपने मैनेजर्स को मैनेज किया, फिर मैनेजर्स को मैनेज करके आप फंक्शनल हेड बन गए। ये नॉर्मली जनरल मैनेजर्स होते हैं, जीएम, वाइस प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद आप फंक्शनल हेड से पूरे बिजनेस के हेड बन गए। बिजनेस हेड सीईओ से नीचे का पोजीशन होता है, और फिर उसके बाद सीईओ बनता है और चेयरमैन बनता है। ये आप अपने लिए भी सोच सकते हो, अपनी टीम के लिए भी सोच सकते हो। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की क्वालिटीज आपको चाहिए। जब आप दूसरों को मैनेज करते हैं तो आपको दूसरों से काम कराना आना चाहिए, गेटिंग थिंग्स डन। आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए, आप उनकी रिपोर्ट लेनी आनी चाहिए, उनकी प्रायोरिटी सेट करनी आनी चाहिए, उनका जॉब डिजाइन करना आना चाहिए, उनको डेलीगेट करना आना चाहिए। आपको कंपनी की वैल्यूज समझ में आनी चाहिए, उनको कोच कर सके। एक लीडर और एक फॉलोअर के मध्य सोच का फर्क होता है। जब आप मैनेजर्स को मैनेज करने लग जाते हैं तो आपको अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए, उस समय डेलीगेशन आना चाहिए, काम देना कैसे है, प्रोग्रेस को मेजर करना आना चाहिए। आप कैसे उनसे रिजल्ट्स निकाल सकें, बाय एग्जांपल लीड कर सकें, आप उनको एक बड़ी टीम बना सकें। उसके बाद जब आप एक फंक्शनल हेड बन जाते हैं तो आपको बड़ा पिक्चर देखना आना चाहिए। धंधे में यही होता है। 1 करोड़ साल का धंधा करने वाले का काम तरीका अलग है, 10 करोड़ का अलग है, और उसके बाद जंप 50 या 100 करोड़ की बिल्कुल अलग है।
अब आपको कल्चर बिल्ड करना आना चाहिए। अब आप बेचू नहीं है, सोचू हैं। बेचू और सोचू का अंतर पता होना चाहिए आपको। अब आप थोड़ा स्ट्रैटेजिक हो गए हैं। अब केवल हर समय काम नहीं करते हैं, अब आप बड़े गोल्स बना पाते हैं। अब डेलीगेटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डेलीगेटर जो काम दे रहा है, जिसको दिया वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डेलीगेटर रिस्पॉन्सिबल है जो काम दे रहा है। अब आपको चाहिए मैन पावर छूट के ना जाए, और उसके बाद जब आप फंक्शनल हेड बन जाते हैं तो उसके बाद आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मैनेज करना आना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी सीखना चाहिए, पूरा बिजनेस एक्यूमेन, पूरा फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस आना चाहिए आपको, पूरा वर्किंग कैपिटल, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, ये सब समझ में आना चाहिए कि प्रोजेक्ट इस समय प्रॉफिट में कि लॉस में, एग्जीक्यूशन की स्पीड कैसे बढ़ाएं, ये सब आना चाहिए। और फाइनली आप जब सीईओ बन जाते हैं तो पूरे के पूरे बिजनेस को, रेवेन्यू पिलर्स को जूम इन भी कर सको, बड़ी पिक्चर भी देख सको, अंदर भी घुस सको, एग्जीक्यूशन के मास्टर हो जाते हो आप। और जब आप सीईओ से चेयरमैन बनते हो तो चेयरमैन बनने के बाद तो आप बड़े रिस्क टेकर हैं, और वो एक अलग प्रकार की क्वालिटीज चाहिए। अगला चैप्टर सिचुएशनल लीडरशिप। किस सिचुएशन के अंदर लीडर कैसे काम करे ताकि उसकी टीम अच्छा काम कर सके। आपको समझना पड़ेगा कि 4 प्रकार के लीडरशिप स्टाइल होते हैं, और 54% लीडर एक ही स्टाइल के साथ सबसे काम करते हैं। हर एक को, घोड़ा गधा दोनों को एक ही प्रकार का डीलिंग, और इसी कारण वो ज्यादातर समय गलत स्टाइल के साथ में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या कॉर्पोरेट लीडर, दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिंदगी भर भी इंपॉर्टेंट है। आप खाली नौकरी करते तो भी आप घर वालों से तो लीडरशिप स्टाइल आपको समझना पड़ेगा कि कैसे डील करना है सबसे। गलत लीडरशिप स्टाइल के कारण लोग छोड़ के चले जाते हैं, डिसएंगेज हो जाते हैं, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, नेचुरली बहुत कॉस्टली पड़ता है, आप अच्छा काम नहीं कर पाते। पहले समझिए लीडरशिप स्टाइल में ये पर्सन बेस्ड नहीं है, टास्क बेस्ड है। यानी कि एक ही आदमी के साथ अलग अलग टास्क पे आपको अलग अलग स्टाइल इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मुझे खाना बनाना नहीं आता तो आपको अलग स्टाइल से मुझे सिखाना पड़ेगा, डायरेक्शन का स्टाइल, क्योंकि मुझे आता नहीं, आपको मुझे बताना पड़ेगा। लेकिन अगर बिजनेस ट्रेनिंग करना है वो मुझको आता है तो आपका लीडरशिप स्टाइल मेरे साथ अलग होगा। आप केवल डिस्कशन करेंगे, मुझे डायरेक्शन नहीं देंगे, क्योंकि वो काम मुझको आता है। ऐसे ही 4 प्रकार के स्टाइल है। एक है डायरेक्टिंग, दूसरा है मेंटरिंग, तीसरा है लिसनिंग, चौथा है डेलीगेटिंग। चारों का मतलब क्या है समझते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी में कोई नया एम्प्लॉय आया, और नए एम्प्लॉय को काम करना बिल्कुल नहीं आता है, वो बिल्कुल फ्रेशर है, तो तब उसको केवल डायरेक्शन देना है, सपोर्ट नहीं देना। आप समझिए, डायरेक्शन सपोर्ट से समझिएगा, ये 2 वर्ड याद रखिए बस। आपको उसको डायरेक्शन देना, तब उस समय सपोर्ट नहीं देने का मतलब है इसके साथ बैठना नहीं है, टाइम नहीं बताना है, डायरेक्शन देना है। बेटा ये काम करो, ऐसे काम करो, गुड बॉय, ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, डायरेक्शन देके आ जाओ। लेकिन जैसे जैसे वो 3-4 नंबर आने लग जाते हैं उसके 10 में से, अब आप उसके साथ बैठ के समय भी लगाओगे, डायरेक्शन भी दोगे, सपोर्ट भी दोगे, क्योंकि आपके लिए वैल्यूएबल होता जा रहा है वो। और अब उसको सपोर्ट की भी जरूरत है, अब उसको सपोर्ट भी चाहिए आपसे ताकि वो और आगे बढ़े। जब वो काम सीखने लग जाता है, सीखने के बाद में अब वो 7/10 हो गया है, अब आपको उसको डायरेक्शन ज्यादा नहीं देना, क्योंकि काम आ गया उसको। अब खाली सपोर्ट देना, इंकरेजमेंट देना है, सपोर्ट देना, इंकरेजमेंट देना है। और फाइनली जब वो 9/10 हो गया, उसको पूरा काम आ गया, तो ना उसको डायरेक्शन चाहिए ना सपोर्ट चाहिए, उसको खाली डिस्कशन चाहिए, और वहां पे वो डेलीगेशन हो जाएगा उसको। जब आदमी को काम करना पूरा आता है तो आप उसको कुछ नहीं, वो खाली आपसे डिस्कस करेगा, डिसीजन ले लेगा, आपने डेलीगेट कर दिया, अपने आप कर लेगा। तो जो एक्सपर्ट होते हैं हर समय उनको बताया नहीं जाता ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। अगर आपकी धर्मपत्नी को खाना बनाना आता है तो बताओ मत कैसे बनाना है, तब खाली डिस्कस करो कि जाने मन आज क्या बनाओगे, ताज से भी बढ़िया दाल कैसे बनेगी, बट डिस्कशन कर लो, अपने आप बना लेंगे वो। जिस चीज का आदमी को काम आता है उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन मत दो, उसके ऊपर खाली डिस्कशन करो। समझदार लीडर वो है जब कोई पत्थर फेंकता है तो वो उससे भी मजबूत स्मारक बना सकता है। आपने सुना है, मैं आपको आज पूरा एग्जांपल दूंगा चक दे इंडिया मूवी का। याद है आपको कबीर खान, शाहरुख खान जब उस मूवी में चालू करता है तो शुरुआत में जो डायरेक्शन का स्टाइल मैंने आपको बताया है, जहां खाली डायरेक्शन देना है, सपोर्ट नहीं, सीधा सीधा बोलना है। लड़कियां सारी अलग अलग जगह से आती हैं, उनसे पूछता है अपना इंट्रोडक्शन दो, तो बोलती है वो पंजाबी लड़की, मैं पंजाब से हूं, ओ जी मैं जी हरियाणा तो आई हूं, है जी। ऐसे ही कोई बंगाली थी, कोई महाराष्ट्रियन थी, अपने अपने स्टेट्स का नाम ले रहे थे। तो तब वो 1/10 थे इंडिया के हिसाब से, उसने खाली बताया तुम सब इंडिया के लिए खेल रहे हो, स्टेट के लिए नहीं। डायरेक्शन, सपोर्ट नहीं, केवल डायरेक्शन, भागो चक्कर काटो ग्राउंड के, डायरेक्शन। थोड़ा मूवी आगे बढ़ी, उसके बाद वो डायरेक्शन तो दे रहा था कि एक टीम एक टीम एक टीम, लेकिन अब उसने सपोर्ट बढ़ाना शुरू कर दिया। याद है आपको जिस समय वो सारी लड़कियों को लंच पे लेके गया था तो वहां नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को 4 लड़के छेड़ रहे थे, वहां झगड़ा हो गया, तब उसने सपोर्ट किया, लड़कियों को डांटा नहीं। जब लड़कियों ने जाकर के लड़कों को मारा पीटा वहां पे, तो वो चुपचाप देख रहा था
यानी कि उसका साइलेंट सपोर्ट था वहां पे, क्योंकि वो लड़कियां अब 4/10 पे आ रही थी, आगे बढ़ रही थी, और फिर उसके बाद इतना ज्यादा आगे बढ़ी कि उसके बाद उसने डायरेक्शन देना कम कर दिया, सपोर्ट और बढ़ा दिया। जब बोला कि मैनेजमेंट ने लड़कियां नहीं जाएंगी वर्ल्ड कप खेलने के लिए, हॉकी के लिए केवल लड़के जाएंगे, तो उसने क्या बोला, एक काम करते हैं, तुम्हारी टीम मेरी टीम के खिलाफ मैच हो जाए, देखेंगे उसके बाद, अगर हम जीते तो हम जाएंगे, नहीं तो लड़कों को ले जाना। उसने इतना सपोर्ट एक्सटेंड किया, अपना नाम रिस्क पे लिया और आगे बढ़ा दिया। कोच कबीर खान ने चैलेंज कर दिया मैनेजमेंट को, इतना सपोर्ट किया लड़कियों को। आप डायरेक्ट नहीं किया, अब तो लड़कियों ने जान लगाई, और बाद में वो सब लड़कों ने, लड़के जीतते गए, लेकिन इतनी तालियां बजाई कि लड़कियों को भी बाद में वर्ल्ड कप पे ले गए। फाइनली जब चौथे स्टेज पे आए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह काम मैच चल रहा था, उस समय आगे की दो फॉरवर्ड प्लेयर्स आपस में भिड़ रही थी। तब उसने डिस्कशन किया उनके साथ में कि भारत को जीतना है या आपको जीतना है, बस डिस्कशन किया उन्होंने। उस समय उन्होंने ना डायरेक्शन दिया, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, कुछ नहीं बोला, और उनको सपोर्ट भी नहीं चाहिए, अब तो वो खिलाड़ी हो चुकी थी पूरी। और उसके बाद वो लड़कियों ने फाड़ डाला और मैच कैसे जीते, ये इसको बोलते हैं चक दे इंडिया। इसी तरीके को सीखना पड़ेगा कि एक आदमी के साथ कब आपको कैसे डील करना है। एक्सपर्ट को बताते नहीं है, उससे डिस्कस करते हैं, और नए खिलाड़ी को बताते हैं, उससे डिस्कस नहीं करते हैं। तो जूनियर के साथ सीनियर के साथ काम करने का तरीका अलग है। आप अथॉरिटेटिव तरीके से जूनियर के साथ चलेंगे, इसको प्रिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन बोलते हैं, और फैसिलिटेटिव तरीके से चलते हैं सीनियर के साथ, जिसको काम करना आ जाता है, उसको खाली फैसिलिटेट करते हैं, उसको लिसन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसको एनकरेज करते हैं। जूनियर को बताते सिखाते हैं, सीनियर के साथ डिस्कशन करते हैं। इसको बोलते हैं 4 प्रकार के लीडरशिप स्टाइल। स्कोरबोर्ड स्ट्रैटेजी मेरा अगला चैप्टर। बड़े बड़े बिजनेसमैन की शुरुआत से आगे बढ़ते वक्त सफलता का कारण है कि उनके स्कोरबोर्ड्स बड़े मजबूत होते हैं। बहुत बार लोग पूछते हैं स्कोरबोर्ड बनाया कैसे जाता है, अभी सुनो कैसे बनाया जाता है। हर डिपार्टमेंट को, हर आदमी को, हर इंडिविजुअल को स्ट्रॉन्ग केपीआई बना के देना है, जिससे बनता है स्कोरबोर्ड। केपीआई मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। हर आदमी के काम पे एक गणित लगाना है, एक मैथमेटिक्स लगाना है कि ये काम रोज होगा, जिसको शाम को स्कोरबोर्ड से मेजरमेंट मिल जाए। गोवा के बीच पे जिंदगी भर लेमनेड पीना और आपका धंधा अपने आप बढ़ना, दुबई के बीच पे लेमनेड पीना, या वृंदावन में जाके भगवान के नाम का भजन करना, आपका बिजनेस अपने आप बढ़ना, ये कब होगा सपना पूरा, जब आपके स्कोरबोर्ड हो जाएंगे मजबूत। जब स्कोरबोर्ड चालू होता है तो फुटबॉल में जो खिलाड़ी पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं और फुटबॉल मैच में स्कोरबोर्ड चालू होने के बाद खेलते हैं, दोनों में एनर्जी का जमीन आसमान का अंतर होता है। कभी बास्केटबॉल में प्रैक्टिस करते हुए बच्चों को देखना और एक्चुअल बास्केटबॉल खेलते वक्त जब स्कोरबोर्ड चालू हो जाए, देखना जमीन आसमान का एनर्जी में अंतर होता है। People play differently when they have a scoreboard. Golden statement. Come on. People play differently. They play differently. जान लगा देते हैं जब स्कोरबोर्ड चालू हो जाता है। स्कोरबोर्ड टेस्ट मैच क्रिकेट का हो, आपस में मतलब ऐसे ही प्रैक्टिस मैच हो, कोई जान नहीं लगाता। लेकिन जब स्कोरबोर्ड चालू हो जाए इंडिया पाकिस्तान का, एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते हैं, जीतना ही जीतना है। अपनी टीम को जिताओ, उनका स्कोरबोर्ड चालू करो। बनाते कैसे हैं स्कोरबोर्ड में? देखिए, इससे सारे डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस, उनका स्किल विल, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी क्वालिटी, उनका सब चीजों को आप मेजर कर सकते हो। विदाउट सेल्फ इवैल्यूएशन फेलियर इज इनएविटेबल। करना कैसे है? अलग अलग डिपार्टमेंट का उदाहरण देता हूं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग का करना हो तो उनका लीड जनरेशन कितना हो रहा है, उसको मेजर करो। उसकी कॉस्ट पर लीड कितनी आ रही है, इतनी लीड आई, 1 रुपए की लीड लाने के लिए कितना पैसा लगा। सोशल मीडिया पर ट्रैफिक कितना ला पा रहा है। क्वालिफाइड लीड अपॉन टोटल लीड भी चेक कर सकते हो आप कि अच्छी लीड अपॉन टोटल लीड आई 10,000 पर काम की लीड थी 100। कॉस्ट पर सेल निकाल सकते हो, भाई तूने इतनी लीड लाई, उसमें से कन्वर्जन का ट्रैफिक रोकड़ा कमाई तो इतने की हुई ना, उसे बोलते हैं कॉस्ट पर सेल। ऐसे ही आप डेली, वीकली, मंथली सेल्स रेवेन्यू भी मेजर कर सकते हो। भाई तुम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, इससे मेरे इतने रुपए की सेल टोटल हुई महीने में। इसको बोलते हैं बेसिकली मैट्रिक्स, केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। कभी वेंडर से काम कराओ, केपीआई डालो, एम्प्लॉय से काम कराओ, केपीआई डालो, खुद भी काम करो, केपीआई डालो, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। वो इंडिकेटर से पता चलेगा टोटल यूजर कितने हैं अपने पास, उसमें से एक्टिव यूजर कितने हैं, तो एक्टिव यूजर अपॉन टोटल यूजर। आपका सोशल मीडिया का टोटल रीच कितना है, टोटल एंगेजमेंट कितना है। मैं भी देखता हूं अपने सोशल मीडिया पे, आज हमारे फेसबुक चैनल पे 40 करोड़ का व्यूअरशिप है पर मंथ। अमेजिंग तरीके से बढ़ रहा है। 30-40 हजार फॉलोअर्स पर डे ऐड हो रहे हैं फेसबुक पे हमारे। यूट्यूब आज वर्ल्ड में नंबर 1 चल रहा है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप में। हम सारे नंबर्स को मेजर करते हैं।
आपको देखना है कि वेबसाइट पे यूजर कितना है, पेज व्यू कितना है, एवरेज सेशन कितना है, बाउंस रेट कैसा है, अनसब्सक्राइब रेट कैसा है, डिलीवरी रेट कैसा है आपके ईमेल का। इससे इन केपीआई से पता चल जाता है कि भाई एक्चुअली चल क्या रहा है आपके साथ में। अगर कुछ कंटेंट बनाया है, कंटेंट के केपीआई कैसे होते हैं, जैसे हम बनाते हैं तो कंटेंट से ही पता चलना चाहिए भाई उस कंटेंट को आगे कितने लोगों ने वेबसाइट पे देखा है, फेसबुक पे देखा, उससे कितनी लीड जनरेट हुई, उसको टोटल नंबर ऑफ कितनी बारी देखा गया, या उसमें कमेंट्स कितने आ रहे हैं, या उसको कितने लोगों ने शेयर किया। मान लो देखा 10,000 लोगों ने, शेयर किया 1,000 लोगों ने, तो शेयर पर व्यू आपका 10% हो गया। पूछो कि ऐसा कंटेंट बनाओ कि हर आदमी शेयर करे वीडियो को। कीवर्ड रैंकिंग चेक कर सकते हो आप, फाइनेंस के केपीआई चेक करो, केपीआई स्कोर बोर्ड, हर आदमी पे, हर डिपार्टमेंट पे स्कोर बोर्ड डाल दो। याद है ना, स्ट्रैटेजी का मतलब अभी कहां जाना, कहां कैसे जाओगे, स्कोर बोर्ड की मदद से जाओगे। फाइनेंस वालों का चेक करो, उनका पेमेंट एरर रेट कितना है, आपका कैश बर्न रेट कितना है, यूनिट लेवल मार्जिन कितने हैं। मान लो आप जूस की बोतल बनाते हो, ये मेरे पास पड़ी है पानी की बोतल, मैं अगर ये बोतल बनाता हूं, मैं 10,000 बोतल बेचता हूं, लेकिन एक बोतल पे मैं कितना रुपया कमा रहा हूं, केपीआई हो गया। आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन चेक करना है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन चेक करना है, अकाउंट रिसीवेबल या अकाउंट पेबल का टर्नओवर देखना है, इन्वेंट्री का टर्नओवर देखना है, आपको बजट का वेरिएंस देखना है कि भाई इतना बजट, हमने कहा था कि 100 रुपए का बजट है, 110 रुपया खर्च हो गया या 90 रुपए में काम कर लिया। अगर ऐसे आपने एक टीम बनाई, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रखा जो फाइनेंस का हो, और अपने साथ में एक आदमी जो एक्सेल और एमआईएस पे काम कर सके या सॉफ्टवेयर पे काम कर सके, सबकी रिपोर्ट बना दे। एचआर वाले का भी चेक कर सकते हो आप कि भाई वो जॉब सेटिस्फैक्शन रेट कैसे चल रहा है, एब्सेंटीजम रेट क्या है इस समय मेरा। अगर तू हायरिंग कर रहा है तो टाइम टू हायर कितना लग रहा है, कितने दिन में एक एम्प्लॉय हायर कर लेता है, आप क्वालिफाइड कैंडिडेट कितने ला रहा है, क्वालिटी ऑफ हायर कैसा है, कॉस्ट पर हायर कितना आ रहा है, एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम का क्या रेट चल रहा है। ये सारे केपीआई हैं। स्कोर बोर्ड बनाने का प्रैक्टिस शुरू करो। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने 20 चैप्टर लेने हैं। आप ट्रेनिंग का देख सकते हो, ट्रेनिंग स्पेंड पर एम्प्लॉय, या ट्रेनिंग से प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ रही है, या फिर आप आईटी का देख सकते हो कितने क्रिटिकल बग्स आ रहे हैं, रेजोल्यूशन रेट कैसा है, एवरेज हैंडलिंग टाइम क्या आ रहा है, ये सारे क्राइसिस मैनेजमेंट कितनी बारी हो रहा है, कि फिर उसके बाद टीम में एट्रिशन तो नहीं हो रहा है, वो तो चलो एचआर का हो गया। आप इसी तरह से डाउन टाइम रेट चेक कर सकते हो। कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में देखो, कस्टमर कितना खुश है, कितना दुखी है आपसे, ये ईमेल बैकलॉग कितना है, कस्टमर का एवरेज टॉक टाइम आपका कस्टमर से कितना है, कस्टमर को कितनी देर में आप फोन उठाते हो, कितनी अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड है उस कस्टमर के साथ में, पुराने कस्टमर के साथ में, या इनबाउंड कॉल अगर आ रही है आपको तो कितनी कॉल्स आपने हैंडल करी पर एजेंट पर आवर, या कंप्लेंट वर्सेस रेजोल्यूशन चेक करो, 1000 कंप्लेंट आई, रिजॉल्व कितनी हुई, 900 हुई, यानी कि 90% हो रही है। 100% पे कब पहुंच सकते हैं हम। तो यही है सारे तरीके जिससे आप स्कोर बोर्ड बनाओगे। स्कोर बोर्ड आ जाएगा, लोग भागने लगेंगे। जब स्कोर चालू होता है तो खिलाड़ी तेज खेलता है। अगला मेरा स्ट्रैटेजी होशिन कैनरी। होशिन कैनरी स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन का मॉडल है। स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन, अभी कहां है, जाना कहां है, कैसे जाओगे, एग्जीक्यूशन से जाओगे। विजनरी कंपनी के लिए 1% विजन, 99% एग्जीक्यूशन चाहिए आपको। होशिन कैनरी होता क्या है पहले समझे। होशिन का मतलब है डायरेक्शन, कैनरी का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन। होशिन मतलब दिशा, कैनरी मतलब दशा। जब इन दोनों को साथ में ले लेते हैं इसका मतलब है हाउ डू वी मैनेज आवर डायरेक्शन, यानी कि जाना कहां है वो डायरेक्शन, वो है होशिन। कैनरी का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूशन, कैसे वहां पहुंचेंगे। जब होशिन कैनरी दोनों साथ में मिल जाते हैं तो होता है कम्युनिकेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डायरेक्शन। इसमें जो कम्युनिकेशन है वो है कैनरी, और जो की गोल्स है यानी कि डायरेक्शन है वो है होशिन। समझिए मेरी बात को, हो मतलब डायरेक्शन और कैनरी का मतलब है आपका मैनेजमेंट। जब ये दोनों साथ में जुड़ते हैं तभी। आप इससे पहले क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, थोड़ा आसान करता हूं, साधारण जिंदगी में भी काम आएगा आपको। क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, बीइंग इफेक्टिव और बीइंग एफिशिएंट? पहले क्या आता है, इसको हिंदी में पूछते हैं। काम को सही काम करें या काम को सही ढंग से करें? ऊपर लिखा है सही काम करें, नीचे काम को सही ढंग से करें। ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ज्यादातर लोग बोलते हैं काम को सही ढंग से करें। नहीं, पहले होना चाहिए सही काम करें। होशिन में पहले डायरेक्शन है, सही काम करें, डूइंग द राइट थिंग्स, नॉट डूइंग थिंग्स राइटली। दो बातें हैं ना ये। सही काम करें मतलब डूइंग द राइट थिंग्स, काम को सही ढंग से करें मतलब डूइंग थिंग्स राइटली। तो जो सही ढंग से करना है, एफिशिएंसी लाना है, स्पीड लाना है, वो बाद में आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूशन बाद में आएगा। पहले क्या है, इफेक्टिवनेस, यानी कि सही काम करें, सही डायरेक्शन में जाएं। पहले डायरेक्शन आएगा, बाद में स्पीड आएगी। बात को समझिए आप।
कि जब आपने टायर फिट करना है गाड़ी के अंदर, असेंबली लाइन में उदाहरण लिया मैंने, आप बम्पर फिट करते वक्त आगे का पीछे फिट कर दो, पीछे का आगे फिट कर दो। 1 घंटे में 10 करते थे, आपने 1 घंटे में 50 कर दिया, आपने ज्यादा स्पीड से कर दिया, फायदा नहीं है। एग्जीक्यूशन स्पीड ये बाद में है, पहले आपको डिसाइड करना है सही काम क्या है। इसलिए होशिन कैंड्री में सबसे पहले क्या आता है? होशिन आता है। होशिन मतलब डायरेक्शन। तो स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी टीम को कम्युनिकेट करना पड़ेगा डायरेक्शन है क्या। सो होशिन का रूल क्या है? होशिन का पहले रूल समझिए आप। इसके लिए होशिन यानी कि कम्युनिकेट करने के लिए आपको चाहिए कैच बॉल। कैच बॉल इसका एक रूल होता है कि जब भी आपने विजन एस्टैब्लिश कर लिया, क्लैरिटी, रोल क्लैरिटी, गोल क्लैरिटी एस्टैब्लिश कर ली कि भाई तुम्हारा ये रोल है, ये गोल है, तुम्हारा ये रोल है, ये गोल है, तुम्हारा ये रोल है, ये गोल है। रोल मतलब एचआर, गोल मतलब इतने आदमी हायर करने हैं। रोल मतलब सेल्स, गोल मतलब तुमको आज इस महीने 10 लाख रुपए का माल बेचना है। रोल और गोल आपने बना दिया, अब क्या करना है? कैच बॉल, कम्युनिकेट। आपने बॉल फेंकी, उसको गोल समझाया, उसने बॉल वापस फेंकी, सर मुझको ये समझ में आया। आपने फिर बॉल फेंकी, तुमको क्या समझ में आया? उसने वापस बॉल फेंकी, सर मुझको ये समझ में आया। यानी कि एक दूसरे से बार बार बात करनी है आपको। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी कम्युनिकेशन में, हमेशा रहेगी कंफ्यूजन, रहेगी कम्युनिकेशन में। सारी समस्याएं इसीलिए आती हैं। बाद में आता है कैंड्री, ये था होशिन। कैच बॉल कि आपने क्या किया? एनुअल ऑब्जेक्टिव बना लिए, कम्युनिकेट कर दिया एनुअल ऑब्जेक्टिव, रोल क्लैरिटी, गोल क्लैरिटी बना ली, ये था आपका होशिन। अब नीचे आता है आपका कैंड्री। कैंड्री का मतलब क्या हो गया? पीडीसीए, रिव्यू करो, रिव्यू करो, मंथली रिव्यू, आपको क्वार्टरली रिव्यू, आपको वीकली रिव्यू, आपको जब आपने रिव्यू स्ट्रॉन्ग करने शुरू कर दिए, वो हो गया मैनेजमेंट। भाई काम हुआ कि नहीं हुआ, काम हुआ कि नहीं हुआ। देखिए होशिन कैंड्री को जेरोक्स भी फॉलो करता है, टोयोटा भी फॉलो करता है, ये जापानीज स्टाइल है। और राधेश्याम दीक्षित है हमारे प्रोफेसर आनंदा डेयरी के, वो भी इसको फॉलो करते हैं। इसको बेसिकली एओपी भी एक मॉडल होता है, एनुअल ऑपरेटिंग प्लान। एनुअल ऑपरेटिंग प्लान क्या होता है? बजटेड विमोसा, यानी कि आपने विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, एक्शन प्लान को बजट दे दिया, इतने रुपए में ये काम हमारे को इस साल में खत्म करना है। ड्रीम इज व्हाट वी सी, रियलिटी इज व्हाट वी एग्जीक्यूट। यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम एक्सक्यूजेस टू एग्जीक्यूशन। और उसके लिए आपको ये 2 चीजें आपको क्लियर तरीके से चाहिए। एक, हमें जाना कहां है, उसके बारे में सबको बहुत अच्छे से बताना है। और उसके बाद जाना कैसे है, यानी कि उसके लिए आपको रिव्यूज करने हैं। पहले कैच बॉल, कैच बॉल, कैच बॉल कर लिया, फिर रिव्यू करके आपने इंप्रूवमेंट साइकिल बिल्ड कर लिया। यही है होशिन कैंड्री। जब पूरी कंपनी को क्लैरिटी हो जाए, साधारण भाषा में समरी क्या है, आपके चौकीदार से मैं पूछ लूं मेरा रोल क्या है और टॉप 3 गोल क्या है, डांस करना चाहिए पूरी कंपनी को, आपकी एक एक एम्प्लॉय को। किसी को भी खड़ा कर दूं आपकी कंपनी में, मेरे पीछे कैमरामैन खड़ा है, कैमरामैन बोलो जोर से, यस सर, आपका रोल क्या है, टॉप 3 गोल क्या है, उसको बता सकना चाहिए। अगर वो नहीं बता पा रहा है तो आप होशिन कैंड्री में कमजोर है। हर आदमी को पता होना चाहिए, उसे ऐसे पकड़ के डांस करा दो, ऐसा खड़ा करा के, ओए मेरा रोल क्या है और टॉप 3 गोल क्या है, मेरा रोल क्या है, टॉप 3 गोल क्या है। हर आदमी को पता रहना चाहिए उसका रोल क्या है, गोल क्या है, उसके बाद उसका रिव्यू। रोल और गोल हो गया होशिन, उसका रिव्यू रिपोर्टिंग हो गया कैंड्री। जब ये 2 काम कर दिए तो कोई समस्या नहीं आएगी। ज्ञान वो सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। नेल्सन मंडेला ने ऐसा कहा है। मेरी अगली स्ट्रैटेजी है इशू बेस्ड स्ट्रैटेजी। इशू ढूंढो, कंपनी में सबसे बड़ा इशू क्या है। इशू निकल के आता है स्वॉट एनालिसिस से, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। यानी कि वीकनेस या थ्रेट जो है वहां से इशू निकल के आता है। इसी में मैं आपसे 2 बातें डिस्कस करूंगा, सीएसएफ, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, और स्ट्रैटेजिक ड्राइवर। हर समस्या के 2 समाधान हैं, या तो भाग लो या उसमें भाग लो। भाग, पार्टिसिपेट, या भाग लो। इशू ढूंढो। इशू, प्रॉब्लम्स आर नॉट स्टॉप साइंस, दे आर गाइडलाइंस। इशू ढूंढो, आइडेंटिफाई करो इशू को, सजेस्ट करो सोल्यूशन को, इंक्लूड करो एक्शन को। इसको बोलते हैं इशू बेस्ड स्ट्रैटेजी। साधारण भाषा में समझते हैं। अपनी कंपनी में इशू, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा प्रीमियम। याद रखना, जितना बड़ा प्रॉब्लम आता है कंपनी के अंदर वहीं सबसे बड़ी ग्रोथ छुपी हुई है। प्रॉब्लम में, समस्या में ग्रोथ छुपी हुई है। अक्षय कुमार ने पैडमैन पिक्चर बना करके अमेरिका में यही बोला था, माई कंट्री बिग प्रॉब्लम, यानी कि बिग अपॉर्चुनिटी। अपनी कंपनी में ढूंढो कहां पे है क्राइसिस, वहीं बनेगा प्रोसेस। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, 3 वर्ड है। क्रिटिकल यानी कि सबसे जरूरी, सक्सेस यानी कि सफलता, फैक्टर, फैक्टर का मतलब जानते ही हैं, फैक्टर वो सोर्स है, वो तरीका है। अब ढूंढिए कि कौन सी चीज में सबसे बड़ी ग्रोथ आएगी आपकी। किसने आपकी कंपनी को रोका है, होल्डिंग यू बैक, व्हाट इज होल्डिंग यू बैक इन योर कंपनी। समथिंग विच इज वेरी क्रिटिकल,
जो आपके प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट या कंपनी को सफल बनाता है। ये बेसिकली नई चीजों के बारे में, नए काम क्या करते रहे, पुरानी समस्याओं से ढूंढ करके नए इनिशिएटिव लेके आए कि मैं रेवेन्यू कहां से बढ़ाऊंगा, नई रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी कैसे लाऊंगा, नया प्रोडक्ट कैसे बनाऊंगा, मैं अपने वॉल्यूम को कैसे बढ़ाऊंगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे इंप्रूव करूंगा, लॉसेस को कैसे रिवर्स करूंगा, स्ट्रीमलाइन कैसे करूंगा ऑपरेशंस। नए काम क्या करने हैं, ढूंढो कि क्या चीज आपके गोल के लिए जरूरी है, कौन सी चीज जरूरी है आपकी कंपनी में गोल के लिए। उसके बाद जो आपने लिस्ट बनाई उनमें से सबसे ज्यादा जरूरी कौन है, उसका परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बना दो। जैसे मैंने स्कोर बोर्ड का चैप्टर इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज मैं अलग अलग चैप्टर्स में दे रहा हूं। और फिर इस वर्ड को कम्युनिकेट करूं, जैसे मैं होशिन कैंड्री में समझाता हूं क्या क्या हो सकते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर, सीसैट स्कोर बोलते हैं इसको, डिजाइन इंप्रूव करना है, नए प्रोडक्ट रेंज लेकर के आनी है, या फिर वेंडर को मैनेज करना है, कस्टमर का रिटेंशन या रेफरेंस लेकर के आना है, या फिर कस्टमर को लॉयल बनाना है। ये सब क्या हो सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। ये सब क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। 9 आउट ऑफ 10 ऑर्गेनाइजेशंस फेल टू एग्जीक्यूट स्ट्रैटेजी, गोल्डन स्टेटमेंट है। इसके लिए स्वॉट एनालिसिस नाम सुना होगा, मैं जरा इजी कर देता हूं आपके लिए। स्वॉट एनालिसिस में 4 चीजें हैं, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं। जो ऊपर है उसको बोलते हैं इंटरनल, ये आपकी कंपनी के अंदर होती हैं, आपकी अपनी स्ट्रेंथ और आपकी अपनी वीकनेस, ये कंपनी के अंदर होती हैं। और 2 नीचे हैं, अपॉर्चुनिटी, बाहर कहां से ग्रोथ आएगी, वो एक्सटर्नल है। थ्रेट, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, मुझको कैसे बर्बाद कर सकता है। ऊपर की 2 इंटरनल है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ, आपकी अपनी वीकनेस, और नीचे के 2 एक्सटर्नल है, अपॉर्चुनिटी, नया बिजनेस, नया ग्रोथ, नया ज्योग्राफी, नया टेरिटरी, नया रेवेन्यू कहां से आएगा, ये बाहर है। और थ्रेट, कोई और कॉम्पिटिटर तो नहीं मुझे खा जाएगा, खत्म कर देगा। अपने आप से कुछ प्रश्न पूछो स्ट्रेंथ जानने के लिए। आपका कौन सा प्रोसेस आपको सफलता दे रहा है, आपकी सबसे बड़ी एसेट स्ट्रेंथ क्या है, आपका नॉलेज है कि एजुकेशन है कि नेटवर्क है, स्किल है कि रेपुटेशन है। फिजिकल एसेट भी होते हैं ऐसे, आपके कस्टमर है, आपके इक्विपमेंट है, आपकी टेक्नोलॉजी है, आपका कैश है, आपके पेटेंट है। आपके पास में कॉम्पिटिटर के मुकाबले क्या स्ट्रेंथ है, जो भी देखते हैं कंपटीशन के मुकाबले देखते हैं। दूसरा, आप अपनी वीकनेस देखो, ये भी इंटरनल है कि आपके कौन से प्रोसेस में इंप्रूवमेंट चाहिए, आपके कौन से एसेट में पैसा लगाना जरूरी है इस समय, आपके यहाँ कौन सी टीम में गैप है, आपके पास लोकेशन ठीक है कि नहीं है, और आपके कंपटीशन के पास क्या है, ये आपकी वीकनेस है। ऐसे ही अपॉर्चुनिटी, मार्केट कहां जा रही है, कहां ग्रो कर रही है, अपकमिंग ट्रेंड्स क्या है, मार्केट में क्या चेंजेस आने वाले हैं, रेगुलेशन क्या होने वाले हैं, सरकार क्या, कोरोना से क्या, ये सब चीजें हैं आपकी बाहर की अपॉर्चुनिटी। ऐसे ही होता है बाहर से थ्रेड कि पोटेंशियल कॉम्पिटिटर कौन है, नया कॉम्पिटिटर कौन है, रॉ मटेरियल ठीक मिलेगा नहीं मिलेगा मुझको, टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस लेकर के आने हैं जो बाहर आ चुके हैं चेंजेस पहले से, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या चेंज हो रहा है, मार्केट ट्रेंड क्या चेंज हो रहे हैं। बात समझिए, इससे निकल के आएगा आपका इशू, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। जब भी एनर्जी लगानी हो सब जगह नहीं लगाते, एक जगह लगाते हैं। 100 जगह 1 फुट गड्ढा खोदोगे कैसे पानी मिलेगा, सही जगह पे 100 फुट गड्ढा खोदोगे तो पानी मिल जाएगा। इसीलिए इशू बेस्ड स्ट्रैटेजी, इशू ढूंढो और पूरी कंपनी की जान उस इशू पे लगा दो। नया क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ढूंढो, पूरी कंपनी की जान उस पे लगा दो। सक्सेस इज 20% स्किल, 80% एनर्जी। सो अ विजन विदाउट स्ट्रैटेजी रिमेन्स कंप्लीटली इल्यूजन, है ना। तो देखिए, इन्हीं को बोलते हैं स्ट्रैटेजिक ड्राइवर, जो आपकी कंपनी को ड्राइव करके आगे लेके जाता है, जो सफल बनाता है। मैंने फिर से वही बोलना है आपको, इशू ढूंढो, एक इशू ढूंढो, एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ढूंढो, इससे मुझे सफलता मिलेगी। पूरी कंपनी की जान वहां लगा दो, पूरी कंपनी की जान वहां लगा दो, फिर रिजल्ट आएगा। सही जगह गड्ढा खोदना है, बहुत पानी मिलेगा। अगर आप शिक्षित होते हैं तो आप पूरी पीढ़ी को शिक्षित कर सकते हैं। अगली स्ट्रैटेजी बहुत कमाल है, फॉर्च्यून एट बॉटम ऑफ पिरामिड। पिरामिड मतलब पूरा देश समझ लो, उसमें जो निचला तबका है जो पैसे नहीं दे सकता, आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ वहीं से आ सकती है। फॉर्च्यून मतलब धन, बॉटम ऑफ पिरामिड मतलब सबसे निचला तबका। पुअर पीपल पे मोर बिकॉज दे डोंट हैव अ चॉइस विद लोकल मोनोपोली एंड बैड प्रोडक्ट। याद रखना, लोग वो ज्यादा दे देते हैं क्योंकि आसपास के लोकल प्रोडक्ट पहुंचते हैं उनके पास, बढ़िया प्रोडक्ट उनके पास, उनके गांव तक पहुंच नहीं पाता है। बॉटम ऑफ पिरामिड स्टेट्स के पुअरेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड कैन गिव यू 2/3 ऑफ द रेवेन्यू। याद रखना, क्योंकि अगर उनके हिसाब से उनको प्रोडक्ट आपने दे दिया, सिंपल बात है, मैं आपको समझाता हूं, 45% सॉफ्ट ड्रिंक जो होती है, कोल्ड ड्रिंक, वो गांव में रूरल मार्केट में बिक रही है इंडिया की। 50% मोटरसाइकिल गांव में बिकती है। 60% सिगरेट गांव के लोग कंज्यूम कर रहे हैं हमारे देश में, रूरल मार्केट में। 55% एफएमसीजी, दाल चावल आटा रोटी सब्जी तेल साबुन शैंपू,
ये गांव में बिक रहा है। 50% नेशनल इनकम गांव से आ रही है। 50% से ज्यादा LIC के प्रोडक्ट रूरल कस्टमर खरीद रहे हैं। स्मॉल SKU कंट्रीब्यूट टू 40% ऑफ रूरल एरिया। मेरी बात समझ लो सेठ जी कि FMCG ने कैसे किया इसको, शैंपू के सैशे बना दिए छोटे छोटे, बड़ी बोतल बेचने की जगह। टेलीकॉम में क्या किया, प्रीपेड सिम कार्ड लाए ताकि गरीब आदमी 50 रुपए का प्रीपेड करा के यूज कर ले। या रिलायंस जियो आ गया। टाटा नैनो, ऑल्टो, वैगनार गाड़ियां ताकि नीचे के तबके तक पहुंच सकें। कंज्यूमर प्रोडक्ट एक आया छोटू कूल, गोदरेज का फ्रिज, छोटा फ्रिज आ गया। खाना में फूड के अंदर मैकडॉनल्ड आया तो मैं कालू टिक्की बर्गर लेकर के आ गया 20 रुपए का इंडिया में। पहले तो दिया करता था 7 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए में। ऐसे ही बेवरेज के अंदर कोका कोला उन दिनों दिया करता था 7 रुपए की कोल्ड ड्रिंक की कांच की बोतल, वापस लौटा दो छोटी बोतल। सब जानते हैं कि पूरी दुनिया की जो 700 करोड़ की आबादी है उसमें से 400 करोड़ लोग, पूरी दुनिया में कितने लोग, 400 करोड़ से ज्यादा लोग महीने का 8,000 रुपया कमाते हैं, साल का लगभग 1 लाख रुपया कमाते हैं, यानी कि $1500 इन ईयर कमाते हैं। 400 करोड़ 700 करोड़ में से, यानी कि जो बहुत बड़ी जनता है ना, वो कम पैसे वाली जनता है। अगर आपने इस नॉन कंज्यूमर को कंज्यूमर बना दिया, बड़ी जनता के लिए कुछ प्रोडक्ट बना दिया, उसके लिए कोई सोल्यूशन आर्किटेक्चर बना दिया, तो बहुत बड़ी ग्रोथ हो जाएगी आपकी। नॉन कंज्यूमर था वो गांव का आदमी, उसको आपने कंज्यूमर बनाया है। नॉन कंज्यूमर को कंज्यूमर बनाने के लिए आपको 4 चीजें चाहिए। कितनी चीजें? 4। सुन लेना मेरी बात को ध्यान से, नोट पेन रखा होगा आपने। पहली चीज, बायर को पावर दे दो। एक आम आदमी को पावर कैसे दोगे वो खरीदे? उसको आप इंटरेस्ट फ्री EMI करा दो या प्रोडक्ट को बहुत सस्ता कर दो। दूसरा, उसकी एस्पिरेशन को सेटिस्फाई करता हो, शेपिंग द एस्पिरेशन, उसको आगे बढ़ने की इच्छा हो आपके प्रोडक्ट के साथ में। तीसरा, सोल्यूशन लोकल होना चाहिए, उसकी भाषा में होना चाहिए, उसके हिसाब का होना चाहिए। चौथा, उसका एक्सेस हो, उसको मिल सके, अवेलेबल हो सके। ऐसा नहीं आपने प्रोडक्ट बना के दिल्ली में बेच रहे हो और वो बेचारा पीलीभीत में यूपी के गांव में बैठा हुआ कहीं पे। तो बॉटम ऑफ पिरामिड का मतलब क्या है? टॉप ऑफ पिरामिड है अमीर आदमी, बॉटम ऑफ पिरामिड है आम आदमी। आम आदमी के लिए प्रोडक्ट बनाओ। जैसे किंगफिशर टॉप ऑफ पिरामिड पे काम कर रहा था, इंडिगो मिडिल ऑफ पिरामिड और बॉटम ऑफ पिरामिड पे आया। रेडिसन होटल, ताज होटल टॉप ऑफ पिरामिड पे काम कर रहा था, ओयो मिडिल ऑफ पिरामिड और बॉटम ऑफ पिरामिड पे आ गया। एयरटेल टॉप ऑफ पिरामिड पे कर रहा था, जियो मिडिल ऑफ पिरामिड बॉटम ऑफ पिरामिड पे आया। मेरू कैब, क्विक कैब, महंगी कैब हुआ करती थी, अमीरों के लिए हुआ करती थी। ओला आम आदमी के लिए आ गया। बस में घूमने वाला, ऑटो में घूमने वाला भी अब ओला शेड पे जा सकता है। इम्परफेक्ट कस्टमर को उन्होंने परफेक्ट बनाया, अफोर्डेबल कर दिया, प्रोडक्ट को मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया, बड़े चेंजेस लेकर के आए और वहीं से सारी ग्रोथ आती है। अगर आपने एक आम आदमी को, सेमी लिटरेट आदमी को प्रोडक्ट यूज करना सिखा दिया, उसको अफोर्डेबल कर दिया, उसको ट्रांसपोर्टेबल कर दिया, वहां तक पहुंचा दिया और कम कॉस्ट में बना दिया। 3A 3D, उसका अवेयरनेस बढ़ा दो कस्टमर का, उसको अफोर्डेबल कर दो, प्रोडक्ट को उसके पास अवेलेबल कर दो। और 3D क्या है? उसका डिजाइन बहुत अच्छा, उसको पसंद आना चाहिए, डिमांड उसके तरफ से आनी चाहिए और डिग्निटी, उसकी इज्जत इससे बढ़नी चाहिए। अगर ये 3A 3D कर लिया, आसान हो जाएगा। अगला चैप्टर मेरा फेवरेट है, दूरबीन, सिनेरियो एनालिसिस। दूर को देख करके आने वाली संभावनाओं को आज ही समझ जाना, इसको बोलते हैं सिनेरियो एनालिसिस। जो दूसरे नहीं देख पाए उसको देखने की कला को कहते हैं सिनेरियो एनालिसिस। अंग्रेजी में गोल्डन स्टेटमेंट क्या है? वॉकिंग द बैटलफील्ड बिफोर द बैटल कमेंसेस। यानी कि महाभारत का युद्ध होने से पहले पांडव अपने कमरे में रात को शिविर में कृष्ण के साथ सिनेरियो एनालिसिस करते थे कि कल क्या होने वाला है, कैसे सिनेरियोज रहने वाले हैं। यही वीर छत्रपति शिवाजी महाराज भी सिनेरियो एनालिसिस किया करते थे। पहाड़ों से कहां निकल के आएंगे, कैसे शत्रु को युद्ध में हराएंगे। आर्मी के अंदर वॉर में ये बहुत होता है, इसको बोलते हैं एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? आपको अपने बिजनेस प्लान को भी फ्यूचर पॉसिबिलिटी के अगेंस्ट टेस्ट करना चाहिए। इससे आपकी अनसर्टेनिटी खत्म होगी, कॉम्प्लेक्सिटी रिजॉल्व कर पाओगे, अच्छे डिसीजन ले पाओगे, डिसीजन इन्फॉर्म्ड होंगे आपके, अपने पोटेंशियल के बारे में पता लगेगा, फ्यूचर कंट्रोल कर पाएंगे। थोड़ा इसको समझिए, आप आसान कर दूं आपके लिए और 2 बातें समझिए। एक है फ्यूचर का फोकस नहीं हो पाना, एक है फ्यूचर का फोकस हो पाना। अगर फ्यूचर का फोकस आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं, राइट, और दूसरी तरफ मैं ले रहा हूं इधर एक एक्सेस पे कमजोर स्ट्रैटेजी, मजबूत स्ट्रैटेजी। फ्यूचर का फोकस नहीं है, फ्यूचर का फोकस है। 4 क्वाड्रेंट है। अगर आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है लेकिन फ्यूचर की समझ नहीं है, तो आप केवल पहले के हिसाब से और आज के हिसाब से ही काम कर पाओगे,
फ्यूचर नहीं अचीव कर पाओगे, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी तो अच्छी है, काम करने का तरीका जानते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला आपको मालूम ही नहीं। दूसरा, ना तो आपका फ्यूचर का फोकस अच्छा है, ना आज की स्ट्रैटेजी अच्छी है। इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल बिजनेस, माल दो पैसा लो, माल दो पैसा लो। ये आज के हिसाब से बेचारा माइंडलेस एक्शन करता रहेगा, आगे चल के किसी भी दिन कोई भी बड़ा जियो जैसा आएगा, इसका धंधा उड़ा के गायब करके निकल जाएगा, क्योंकि माल दो पैसा लो, माल दो पैसा लो। दूसरी तरफ एक और आदमी है जिसकी बेचारे की स्ट्रैटेजी कमजोर है, लेकिन फ्यूचर को बड़ा अच्छा पहचानता है। आगे भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, उसके बारे में सोचता रहता है। इसको क्या बोलते हैं, शेख चिल्ली। ये फ्यूचर के बारे में सोचता है, सपनों की दुनिया में रहता है, अचीव कैसा करना उसकी कोई जानकारी नहीं। तो बेस्ट क्वाड्रेंट क्या है, जो स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत तेज है और फ्यूचर के फोकस को पकड़ के रखता है, समझता है 1 साल बाद ये धंधे कैसे चलेंगे, 3 साल बाद कैसे चलेंगे, 5 साल बाद कैसे चलेंगे, अपनी इंडस्ट्री को पहचानता है और साथ में स्पीड रखता है पूरी स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन की। उसको बोलते हैं फर्स्ट मूवर एंड फास्ट मूवर। ये 4 प्रकार के लोग होते हैं बिजनेस में। कहां चाहिए आपको सिनेरियो एनालिसिस? आपको चाहिए जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो तो सोचना चाहिए 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल ये प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म करेगा। कहीं इन्वेस्टमेंट करनी हो तो सोचिए अगले 3 साल 5 साल 10 साल ये इन्वेस्टमेंट कैसा काम करेगी। कोई इनोवेशन लेके आना हो, यहां तक कि आप अपने बच्चों के साथ लॉकडाउन के दौरान घर में क्रिकेट खेलते थे, और कुछ नहीं तो बच्चे पबजी खेलते हैं, चेस खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, सब में आपको सिनेरियो एनालाइज करना पड़ता है। मैं भी अपने फार्म हाउस में जब सुबह फुटबॉल खेलता हूं तो जब दूसरी टीम सामने वाली बॉल पास कर रही होती है तो हम देखते हैं खाली कौन घूम रहा है, ये किसको पास करेगा, उस तरफ उसका कवर पहले डाल देते हैं। युद्ध के अंदर बहुत सिनेरियो एनालिसिस होता है, और बड़ा बिजनेस के अंदर तो हम केवल सिनेरियो एनालिसिस करते हैं, बाकी दुनिया आती है। अगर हम एनिमेशन डालते हैं तो वो डालना शुरू कर देते हैं, हम फ्रेंचाइजी बनाते हैं तो दूसरे ट्रेनर भी आके फ्रेंचाइजी बनाना शुरू कर देते हैं, हमने आके आईबीसी बनाए तो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, और हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, फ्री वेबिनार किए, तो लोग सोचते हैं अब हम लोग भी ऐसा करना शुरू कर दें। ये सब क्या है, बेचारे पीछे पीछे आते रहते हैं, जैसे जैसे विवेक बिंद्रा करते जाओ, लेकिन हम लोग आगे फ्यूचर फोकस के हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज बनाते जा रहे हैं। हम कस्टमर को देखते हैं, कॉम्पिटिटर को कभी नहीं देखते। बात समझिए, आपने कोई भी डिसीजन लिया, उस डिसीजन के समझो 2 आउटकम निकल के आए। अब वो जो 2 आउटकम निकल के आए, हर आउटकम से कोई सिनेरियो पैदा हो जाएगा। एक आउटकम से 2 सिनेरियो पैदा हुआ, नीचे वाले आउटकम से 2 सिनेरियो पैदा हुए। अब वो जो सिनेरियो पैदा हुए उनके बारे में सोचो कि इन सिनेरियो के रिजल्ट्स क्या होंगे, फर्दर आउटकम क्या होंगे। वो 4 सिनेरियो पैदा हुए थे तो उनसे 8 प्रकार के रिजल्ट निकल के आ सकते हैं। अब अपने 8 रिजल्ट को पहचाना, अब आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, इसको बोलते हैं सिनेरियो एनालिसिस। इसके लिए सारे फ्यूचर की सिनेरियोस को ब्रेनस्टॉर्म करो अपनी टीम के साथ बैठ के कि ये जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, जो सर्विस आप बना रहे हो, कितने साल चलने लायक है, ट्रेंड तो नहीं बदल जाएगा, पॉलिटिकल चेंजेस तो नहीं हो जाएंगे, कॉम्पिटिटर कुछ और तो नहीं ले आएगा, टेक्नोलॉजी तो नहीं बदल जाएगी। इसको बोलते हैं सिनेरियो एनालिसिस। सप्लायर का माइंडसेट तो नहीं बदलेगा, कस्टमर का माइंडसेट तो नहीं बदलेगा, कॉम्पिटिटर कहीं बहुत तेज तो नहीं निकल जाएगा, एम्प्लॉइज कहीं बदल तो नहीं रहे हैं, मेरे शेयर होल्डर ऐसा इन्वेस्ट करना बंद तो नहीं कर देंगे, सरकार कोई नई पॉलिसी तो नहीं लेके आ जाएगी। एसेस करो अंदर अपनी कैपेबिलिटी, डिसेबिलिटी कि आने वाले चेंज के लिए मैं कितना तैयार हूं और चेंज क्या आने वाला है। जब आपने ये चेंज कर लिए, उसके बाद अब आप एक पूरी मूवी सीन की तरह, जैसे मूवी का सीन बनाया जाता है ना, स्क्रिप्ट लिखी जाती है, वैसे बैठ करके सोचो कि आगे क्या क्या होगा और मैं कितना तैयार हूं, उसके लिए मुझे क्या तैयारी करनी है। मैं जो नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहा हूं, क्या मेरा कस्टमर उसके लिए मुझे एडवांस पैसा देने को तैयार होगा, या कस्टमर उधार तो नहीं मांग लेगा मुझसे, क्या वो मेरा कस्टमर आने वाले समय में बायर होगा कि बार्गेनर होगा, क्या टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट कितनी बदल जाएगी। बात बड़ी सिंपल है, सीखो सीखो सीखो, आज इसीलिए किया, मेरे साथ बने रहो। कोई भी जिसे सीखना छोड़ दिया है, चाहे वो 80 साल का या 20 साल का है, वो है तो बूढ़ा, 20 साल का आदमी भी बूढ़ा है अगर वो सीखना बंद कर दे। और मेरी अगली स्ट्रैटेजी है मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क। मैकेंजी दुनिया की टॉप कंसल्टिंग कंपनी में से एक है। द की टू सक्सेसफुल लर्निंग एनवायरनमेंट इज स्ट्रक्चर। आपकी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल असेसमेंट होगा 7S में। इजी तरीके से बताऊंगा, अगर आपने नई कंपनी शुरू करनी है या ऑलरेडी कर रहे हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन कैसी दिखती है एक पिक्चर में, इन 7S से समझ में आ जाएगा। क्या है ये 7S? स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यू, स्टाइल, स्टाफ और स्किल। ये 7 हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड है। सातों को एक एक करके समझ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का असेसमेंट अभी कर लो। इसमें से 3 हार्ड हैं, 4 सॉफ्ट हैं। हार्ड और सॉफ्ट में फर्क क्या है? जो हार्ड है, जो ऊपर वाले हैं, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम, ये लीडरशिप बनाती है, ये आप तय करेंगे, ये टॉप मैनेजमेंट तय करती है कि स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम कैसे रहने वाला है। और जो नीचे के 4 हैं, स्टाइल, स्टाफ, स्किल और शेयर्ड वैल्यू, ये पूरी कंपनी करती है। यानी कि ऊपर के 3 आप करेंगे, नीचे के 4 पूरी कंपनी करेगी। इसको अगर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है 7S, कि पूरी कंपनी में कोई बड़ा परिवर्तन लेके आना हो,
कोई नई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी हो, या अपनी कंपनी को बेचना हो, या किसी की कंपनी को खरीदना हो, या मर्जर करना हो, वहां पे ये बहुत काम आता है। देखिए, इस जो स्ट्रैटेजी है पहला, वो आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मार्केट के कंपटीशन, कंज्यूमर के डिमांड और एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पूरा का पूरा ये हमारा इवेंट ही 20 चैप्टर का स्ट्रैटेजी के ऊपर हो रहा है। तो अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करिए। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन पे जब जाते हैं, असेसमेंट करते हैं कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, हम क्या अचीव करेंगे, हम कंपटीशन से कैसे डील करेंगे, और कंज्यूमर की डिमांड के साथ कैसे डील करेंगे। ये था स्ट्रैटेजी। दूसरा होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब खांचा, पूरा ढांचा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा कैसा है। याद रखिए, आगे चल के आपको बिजनेस तो बड़ा करना है ना, ढांचे के बारे में समझना पड़ेगा। ढांचे का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी कैसी रहेगी, हायरार्की कैसी होगी, कितने वीपी होंगे, कितने जनरल मैनेजर होंगे, कितने मैनेजर होंगे, कितने एग्जीक्यूटिव होंगे, कौन सीईओ होगा, कौन सीपीओ होगा, कौन सीएफओ होगा, कौन सीटीओ होगा। सीटीओ मतलब चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ सेल्स ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, जिसमें आप डिपार्टमेंट का डिवीजन और हायरार्की प्लान करते हो। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन उसके बाद बनता है। इससे आप उसमें ये भी देखते हो कि डिसीजन मेकिंग टॉप पे रहने वाली है कि नीचे तक मिलकर ले सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड है कि डिसेंट्रलाइज्ड है। इन्फोसिस का स्ट्रक्चर कैसा है कंपनी का, उन्होंने कैसे स्ट्रक्चर बनाया, IBU, इंडस्ट्री बिजनेस यूनिट बनाया उन्होंने, इन्फोसिस ने। जैसे FMCG के लिए एक यूनिट बना लिया इन्फोसिस ने, फार्मा के लिए एक यूनिट बनाया है। ये पूरी की पूरी टीम, इसका VP, इसका मैनेजर, इसका जनरल मैनेजर, सब केवल फार्मा के लिए है, ये केवल रिटेल के लिए, ये केवल IT के लिए, ये केवल लेदर इंडस्ट्री के लिए, केवल कंसल्टिंग इंडस्ट्री के लिए। ऐसे ही इन्फोसिस ने अपना बनाया। सिस्टम क्या होता है, तीसरा S, सिस्टम मतलब मेथड, प्रोसीजर, प्रोसेस। सिस्टम मतलब डेली एक्टिविटी कैसे होने वाली है। सिस्टम का मतलब प्रोसेस, प्रोसीजर, रूटीन, मेजरमेंट, ये कैसे होगा, क्या प्रोसेस, प्रोसीजर, रूटीन फॉलो किया जाएगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा काम को, आपस में कम्युनिकेशन कैसे होगा, टेक्नोलॉजी का यूज कैसे होगा, CRM से बातें कैसे पता चलेंगी, आपस में ईमेल्स कैसे किए जाएंगे, आपस में स्ट्रक्चर था, बिल्डिंग सिस्टम है, आपस में लोग कैसे जुड़ेंगे, मिलके कैसे काम करेंगे। इसके बाद आते हैं सॉफ्ट एलिमेंट, जो नीचे के चार थे उसमें शेयर्ड वैल्यू, यानी कि कंपनी का कल्चर कैसा है, कंपनी की वैल्यूज कैसी हैं। जो शेयर्ड वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल हैं, जो कंपनी के बिलीव्स हैं, यानी कि कंपनी में लोग किस बात पे विश्वास रखते हैं, कैसा कल्चर बिलीव रखते हैं। जैसे इन्फोसिस ने बनाया सी लाइफ। सी लाइफ का मतलब क्या है, सी मतलब क्लाइंट फोकस रहेगी पूरी की पूरी इन्फोसिस। लीडरशिप अपने एग्जाम्पल के द्वारा स्टैब्लिश करेगी। इंटेग्रिटी मतलब ईमानदार रहेगी। फेयरनेस मतलब सबके प्रति बराबर रहना चाहते हैं, वो फेयर रहना चाहते हैं। और एक्सेलेंस मतलब अपने काम को और अच्छा करते चले जाएंगे। ये इन्फोसिस की शेयर्ड वैल्यूज हैं। आता हूं पांचवे पे, स्टाइल। स्टाइल मतलब लीडरशिप का स्टाइल कैसा रहने वाला, अप्रोच क्या है लीडरशिप का, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में होगा कि नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप इफेक्टिवनेस कैसी है, कैसा स्टाइल है उनका, आपस में लोग कॉम्पिटिटिव है कि कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव है, आप अथॉरिटी स्टाइल है कि कोलैबोरेशन का स्टाइल है, कैसा स्टाइल है। छठा है स्टाफ। देखिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन का आप असेसमेंट कर रहे हैं, ये 7S है। स्टाफ का मतलब है राइट पर्सन एट राइट पोजीशन, मैन पावर प्लानिंग, कितनी मैन पावर चाहिए आपको, कहां पे कौन सी पोजीशन भरनी है आपको, क्या हम लोग कितनी पोजीशन अवेलेबल है, कितनी टीम स्पेशलाइज्ड है, उसको बोलते हैं स्टाफ। सातवां है स्किल। स्किल का मतलब स्टाफ तो आ गया, लेकिन स्किल है कि नहीं है, ट्रेंड है कि नहीं है, करंट स्किल सेट कैसा है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट किसको करनी है, किस चीज पे करनी है, कोचिंग मेंटरिंग किस चीज पे करनी है, कौन से स्किल की कमी है, कौन सा गैप भरना है, एबिलिटी है कि नहीं उनके पास काम करने की। ये तो 7S। फॉर्मल एजुकेशन आपको जीवन यापन करने योग्य बनाती है, पर सेल्फ लर्निंग आपको सफल बनाती है। मार्केट बैरियर, एंट्री बैरियर, एग्जिट बैरियर, स्विचिंग बैरियर, ये समझ में आया, मोनोपोली क्रिएट कर दोगे मार्केट में। ये समझ में आया, कंपटीशन को ध्वस्त कर दोगे। ये समझ में आया, मार्केट के लीडर बन जाओगे, कोरोना की ऐसी की तैसी हो जाएगी। क्या होता है मार्केट बैरियर, पहले एंट्री बैरियर समझते हैं। अपनी कंपनी को ऐसा बना लो कि कोई और घुस ही ना पाए बीच में, इतनी ताकतवर बना लो कि कंपटीशन घुस ना पाए। कैसे करें, कई उपाय हैं। या तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना लो माइक्रोसॉफ्ट की तरह, दूसरा कोई है ही नहीं उसके अलावा। पेटेंट एंड लाइसेंसिंग कर लो, फार्मा में बड़ा फर्क पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, दूर दूर तक पहुंच जाओ, जैसे यूनिलीवर, पेप्सी पूरे गांव गांव तक पहुंच चुके हैं। या फिर एक्सक्लूसिव राइट ले लो, जैसे फ्लिपकार्ट और शाओमी के साथ में कर लेते हैं ऑनलाइन वो। या टेक्नोलॉजी जबरदस्त कर लो, जैसे ओयो लेकर के आया क्रिप्टॉन की टेक्नोलॉजी। या फिर पैसा बहुत इन्वेस्ट कर दो, जैसे जियो ने किया, और बाद में पैसा वापस आता जाता, जैसे जियो बाद में लेकर के आया पैसा वापस, अभी इस समय बाकी इन्वेस्टर ला करके। या इतना ज्यादा माल खरीद लो, इकोनॉमी ऑफ स्केल कर लो, बिग बाजार की तरह कर लो। या फिर और कोई बिग बाजार का कंपटीशन बन ही नहीं पाता। या ब्रांड इक्विटी,
ब्रांड वैल्यू जैसे एम सील हो गया, फेविकॉल हो गया, या कस्टमर सर्विस अच्छी दे दो, डोमिनोज की तरह आधे घंटे में पिज्जा पहुंच जाएगा, कोई और सोच ही नहीं पाता, या कस्टमर को इतना लॉयल बना लो, एप्पल की तरह इतना महंगा मोबाइल भी उतना बढ़िया नहीं है जितना महंगा है फिर भी बेचते जा रहा है, या इनोवेशन इतना ले आओ, यूनिलीवर की तरह कोई घुस नहीं पाता, यूनिलीवर एफएमसीजी का नंबर 1 है, या नेशनल सेंटिमेंट ले आओ, हर बात पे पतंजलि, बाबा रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, हर चीज पे स्वदेशी स्वदेशी की बात करते हैं, या सब्सक्राइबर बहुत बढ़ा लो, इंडिया टुडे की तरह कोई और पॉलिटिकल न्यूज मैगजीन चल ही नहीं सकती, या प्रोडक्ट में इतना डिफरेंशिएशन ले आओ, आप क्वालिटी के अंदर एप्पल, प्राइस के अंदर शाओमी, कोई और घुस ही नहीं पाए दोनों में, या फिर ट्रस्ट बहुत बिल्ड कर लो, या एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग कर लो मैकडॉनल्ड्स की तरह, कोई और मैकडॉनल्ड्स जितनी तेज बर्गर बना ही नहीं पाता, या क्वालिटी रिलायबिलिटी ले आओ, टोयोटा इनोवा की तरह, कोई और इतना ज़्यादा रिलायबल है ही नहीं, आज 17-18 लाख की गाड़ी जो टैक्सी के लिए यूज होती है, बड़ी एसयूवी इनोवा की जगह कोई और घुस ही नहीं सका, या फिर कस्टमर को इतनी कन्वीनियंस दे दो, इतनी कन्वीनियंस दे दो वो आपको छोड़ ही ना पाए, जैसे iOS का कस्टमर एंड्रॉइड पे और एंड्रॉइड का iOS पे मूव ही नहीं कर पाता, कन्वीनियंट महसूस करता है, या पर्सनालिटी का ब्रांड इतना बड़ा बना लो कोई और घुस ना पाए। जैसे मेरा भी एक पर्सनालिटी का ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, बिजनेस ट्रेनिंग में सीरियस कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट, ऐसा ऐसा करके हिलने वाली बात नहीं करना, जेन्युइन कंटेंट देते हैं हम लोग। वो क्या है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, कोई आसानी से घुस नहीं पाता है। ये सारे एंट्री बैरियर अगर आपने बना लिए कोई और घुस नहीं पाएगा, लेकिन सबसे बड़ा बैरियर आपकी सफलता में आपका फियर, द ग्रेटेस्ट बैरियर टू सक्सेस इज द फियर ऑफ फेलियर। ऐसी होते हैं एग्जिट बैरियर। ऐसा क्या करें कि देखिए कई बिजनेस भी होते हैं, आपको समझने पड़ेंगे कि आप उस बिजनेस से बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्यों नहीं निकल पाते हैं? या तो आप मार्केट शेयर कैप्चर नहीं कर पाए, या कंपनी में प्रॉफिट नहीं निकाल पाए, उसके बाद आप बाहर निकलना चाहते हो पर निकल नहीं पाए। कब नहीं निकल पाए? या जब बड़ा स्पेशलाइज्ड एसेट होता है, उसको वापस बेचना बड़ा मुश्किल होता है मार्केट में। जैसे या फिर कई बड़ी टैक्स ब्रेक या ग्रांट मिल जाते हैं सरकार से, अगर आपने वो पूरा नहीं किया तो निकलते वक्त पेनल्टी लग जाती है। या कहीं इंडस्ट्रियल कंपनी होती है, उनकी क्लीनअप कॉस्ट बड़ी महंगी पड़ती है, वो अपना मशीनें जब बेचने जाते हैं तो उनको कुछ पैसा वापस मिलता ही नहीं है। एयरलाइंस में भी ऐसा बड़ा होता है। ये आप सोचिए, इसलिए ताकि बिजनेस में गलत ना घुस जाए। एबीसी एयरलाइंस अगर उसने बड़ा कर्जा ले लिया हवाई जहाज खरीदने के लिए, कर्जा लिया हवाई जहाज खरीदने के लिए, और उसके बाद अब अगर वो बाहर निकलना चाहता है तो नहीं निकल पाता, क्योंकि लो स्क्रैप वैल्यू है, और प्लेन की अगर एज ज्यादा हो गई है तो अपना कर्जा बिल्कुल नहीं चुका पाएगा। अब कर्जा नहीं चुका पाएगा क्यों? क्योंकि उसको नया कस्टमर नहीं मिल रहा। अब नया कस्टमर नहीं मिल रहा, कर्जा नहीं चुका पाएगा तो बेचारा एग्जिट नहीं कर पाता, तो उसको किसी कॉम्पिटिटर के पास जाकर के औने पौने दाम में अपने एयरक्राफ्ट बेचने पड़ते हैं। इसी चक्कर में एयरलाइंस कंपनी जल्दी खत्म हो जाती है। एग्जिट बैरियर को समझो, जबरदस्ती बिजनेस में मत घुसो, इन स्ट्रैटेजीज को पहचानो। कभी कभार टैरिफ, कोटा और ट्रेड रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप छोड़ नहीं पाते हैं, छोड़े तो आपको बहुत सारा पैसा लग जाता है आपका, या आप इतना मार्केटिंग स्पेंड कर चुके हैं अब आपको बाहर निकलने में दिक्कत आ रही है। या आपका इमोशनल बैरियर भी होता है। मेरे दादाजी भी यही करते थे, मेरे पिताजी भी यही करते थे, मेरे परदादाजी भी यही करते थे, मैं भी यही करूंगा, मेरा बेटा भी यही करेगा, मेरा पोता भी। इमोशनल बैरियर है। या फिर एक और बैरियर होता है जो कि सोशल रिस्ट्रिक्शन होती है, या कस्टमर से गुडविल ना खत्म हो जाए, इज्जत ना खत्म हो जाए, है ना। तो ये सारे कई तरीके के बैरियर है, पर ज्यादा काम की चीज है स्विचिंग बैरियर सीखो। आपका कस्टमर ना छोड़ पाए आपको, वो समझो आप स्विचिंग बैरियर, आपका कस्टमर ना छोड़े। एक होता है पनिशिंग स्विचिंग बैरियर, कि अगर आपका कस्टमर छोड़ के जाए, बेचारे को पेनल्टी देनी पड़ जाए। लाइफ इंश्योरेंस वाले इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस वालों को ना अचानक प्रीमियम देना बंद कर दे 3-4 साल के बाद, तो बड़ी पेनल्टी लगा देते हैं वो। आपको कई बार पैसा वापस नहीं करते हैं तो बहुत काट के करते हैं। या फिर आप एग्जिट फीस ऐसी लगा दो कि उसका बेचारे का एग्जिट हो ही ना पाए, छोड़ ही ना पाए, छोड़ते वक्त उसको इतना खर्चा लग जाए कि आपको छोड़ नहीं पाएगा। कॉम्प्लिकेटेड कर दो छोड़ना उसके लिए, कि छोड़ते वक्त इतनी कॉम्प्लिकेशन हो जाए डर के मारे छोड़ ही ना पाए आदमी। कई बार आप रिवॉर्ड दे सकते हो कि तू स्विच करेगा। स्विच मतलब, स्विचिंग बैरियर का मतलब मेरे को छोड़ के किसी और को स्विच कर जाए, मुझे छोड़ के किसी और कस्टमर के पास चला जाए। उसको ऐसे रिवॉर्ड दे दो जैसे फ्रीक्वेंट फ्लायर पॉइंट देती थी एयरलाइंस, जैसे लॉयल्टी कार्ड बना दो, जैसे कुछ पर्सनलाइज या कस्टमाइज करके माल बेच दो, बेचारा दूसरे के पास जा ही ना पाए, है ना। इनको बोलते हैं स्विचिंग बैरियर। कस्टमर स्विच करते वक्त बेचारा सोचता है कहाँ लफड़े में घुसे। सीआरएम है, एक सीआरएम पूरे एम्प्लॉयज को सबको सिखा दिया आपने, सिखा दिया एम्प्लॉयज को, अब दूसरा सीआरएम लाना तो बेचारा बहुत टेंशन होता है, सबको दोबारा कहाँ सिखाएंगे, क्या करेंगे। मोबाइल फोन की पोर्टेबिलिटी होती है। आप एयरटेल वालों को फोन करके देखो, भाई ये एयरटेल काट मेरा कनेक्शन, मैं जियो ले रहा हूं, इसी नंबर पे मैं जियो में पोर्ट कर रहा हूं, तभी वो आपको बोलेगा मैं आपको सर 100 GB का डेटा फ्री दे रहा हूं, 2 महीने का बिल माफ कर रहा हूं, मत जाओ मत जाओ। आपको रिवॉर्ड दे देगा, आप छोड़ के नहीं जाओगे, है कि नहीं। ऐसे ही एक और आपको समझना, एग्जिट फीस अगर लगा दी छोड़ के चला जाए तो वो नहीं जाएगा। सर्च कॉस्ट, कि उसको बेचारे को नया ऑल्टरनेट ढूंढना, उसने उसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है तो भी वो छोड़ के नहीं जाएगा। सर्च कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अगर एफर्ट लग रहा है कि दूसरा ढूंढ के लाऊं ऑर्गेनाइजेशन।
या उसका टेक्निकल एफर्ट बहुत ज्यादा लग रहा है, टेक्नोलॉजी का एफर्ट बहुत ज्यादा लग रहा है, तो भी वो छोड़ के नहीं जाएगा। या उसको सीखने का एफर्ट लग रहा है, लर्निंग कॉस्ट, कि अगर कोई नया प्रोडक्ट लाऊंगा उसको सीखने में बहुत दिन लग जाएगा, चलो इसी से काम चला लेते हैं। या फिर इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट, भाई ये वाली मशीनें बेकार हो जाएंगी, नई मशीनें खरीदनी है तो बहुत नया पैसा लग जाएगा, इसीलिए चलो इसी से काम चला लो। या फिर स्टार्टअप कॉस्ट, उसको शुरू करते वक्त आपको बहुत मेहनत लग जाती है। या फिर फाइनेंशियल रिस्क, आपको कोई भी प्रकार का फाइनेंशियल रिस्क आ जाता है, अगर लगता है यार इसमें बहुत ज्यादा पैसा ना लग जाए, बाद में आगे चल के चलेगा नहीं चलेगा। टाइम एंड एफर्ट जो मैंने आपको समझाया है, ये सारे एग्जिट बैरियर्स हैं। आप या फिर इमोशनल साइकोलॉजिकल रिस्क भी होता है कि मैं छोड़ के जाऊंगा, दिल से जुड़ाव हो गया है, या हमारे आम का पेड़ है इसके नीचे झूला झूलते थे, होता नहीं ऐसा। सोशल रिस्क भी होता है कभी कभार, अरे समाज में बेइज्जती ना हो जाए, भैया क्या कर रहे हो। माइक्रोसॉफ्ट ने यही मॉडल अपनाया। माइक्रोसॉफ्ट इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर बना दिया कि उसका ऑल्टरनेटिव है तो सही मार्केट में, लेकिन लोगों को ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है, माइक्रोसॉफ्ट की जगह क्या यूज करूं। और जो अगर ढूंढ भी लिया तो उसको सीखने की दिक्कत है, फिर लाइनक्स वगैरह है ना, उसको सीखा तो उसमें दिक्कत, फिर उसके लिए इक्विपमेंट अलग चाहिए, लैपटॉप चेंज करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट आ गई। फिर आपको इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट आ गई। आदमी कहता है भाई $1000 फालतू खर्च कर दूं मैं माइक्रोसॉफ्ट लाइनक्स पर जाने के लिए, इससे अच्छा यार माइक्रोसॉफ्ट के साथ ही कंटिन्यू करो। एप्पल वाले भी यही करते हैं, उन्होंने अपना पूरा इंटीग्रेशन कर दिया। एप्पल का लैपटॉप एप्पल के मोबाइल से कनेक्ट होता है और उसी के बाकी सारे आइटम से कनेक्ट होता है, उसका कान में लगाने वाला से कनेक्ट होता है, तो उससे चक्कर एप्पल आदमी छोड़ नहीं पाता है। और अच्छा, कोका कोला ने ऐसा बहुत किया, कोका कोला ने ब्रांड लॉयल्टी इतनी बिल्ड कर दी, इतने सालों में कस्टमर नहीं छोड़ पाया। कोका कोला पेटेंटेड प्रोडक्ट है, पीछे से जो सोल्यूशन आ रहा है वो कोई और नहीं बना पा रहा, इसलिए नहीं चेंज कर पा रहा। वर्टिकल इंटीग्रेशन कर दिया, सोल्यूशन पीछे से खुद का ही है, आप सप्लायर नहीं ढूंढ पाओगे, इसलिए आप कोक की बराबरी नहीं कर पा रहे। सबसे पहले आया था मार्केट में, इतनी जबरदस्त ब्रांड इक्विटी है, इतनी लॉन्जेविटी है, तो कस्टमर कोका कोला पे विश्वास करता, कोई और नहीं पीता है। ज्योग्राफिकल बैरियर उसने इतना बड़ा बना दिया कि भाई ज्योग्राफिकल बैरियर क्या है कि कोका कोला हर जगह प्रेजेंट है, हर देश, हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले में प्रेजेंट है। आप नहीं पहुंच पाते आसानी से, इसलिए आप नहीं आ पा रहे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, हजारों लाखों बोतलें कोक की रोज बन रही हैं। आप कोक बनाता है कोल्ड ड्रिंक तो उसको 3 रुपए की बोतल पड़ती है, आप बनाओगे 8 रुपए की पड़ती है, क्योंकि वो इतना बल्क में बनाते हैं, इसलिए कोई और नहीं घुस पा रहा। बात बड़ी सिंपल है, शिक्षा हमारे समाज की आत्मा है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है। यही आपको भी करना, अपने बच्चों को भी सिखाओ। अगला मेरा स्ट्रैटेजी है मैपिंग स्ट्रैटेजिक रिस्क। रिस्क मैपिंग और मिटिगेटिंग रिस्क, थोड़ा रिस्क को समझना पड़ेगा। कुछ रिस्क होते हैं जो अर्जेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ रिस्क होते हैं जो नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट होते हैं। अलग अलग प्रकार के रिस्क होते हैं, जैसे जैसे बिजनेस में बढ़ेंगे अलग अलग रिस्क को समझना जरूरी है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं। कभी कभार देनदारी का रिस्क होता है, लाइबिलिटी रिस्क। डिजाइन का रिस्क होता है जो आपने बनाया है। कंपटीशन का रिस्क होता है, बाहर से कोई ना आ जाए। या फिर ऑपरेशन स्पीड का रिस्क होता है, ऑपरेशंस आपके ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। कंप्लायंस, नियम कानूनों के भी रिस्क होते हैं। मार्केटिंग का रिस्क होता है, आपकी जो मार्केटिंग है वो ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, कहीं ज़्यादा पैसा तो नहीं खर्च कर दिया, कस्टमर नहीं जुड़ पा रहा है। प्रोजेक्ट का भी रिस्क होता है कि जो प्रोजेक्ट आपने लिया है, इसके लिए जो पैसा तय किया है, कहीं उससे ज़्यादा पैसा ना खर्च हो जाए। जो कस्टमर ने देना था 100 रुपया, आपने डिलीवर करना है उसमें 110 रुपया लग गया, तो उल्टा 10 रुपया पल्ले से भी गया, टाइम भी गया आपका। इनोवेशन का भी रिस्क होता है, जो आप बनाने में समय लगा दिया वो ठीक बना कि नहीं बना। सिक्योरिटी का रिस्क होता है, साइबर सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी। इकोनॉमिक रिस्क होता है आपका, या प्रोक्योरमेंट जो सामान खरीद रहे हैं, परचेज डिपार्टमेंट है, उसका भी रिस्क होता है कि परचेज डिपार्टमेंट ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कहीं बीच में अपनी पत्ती तो नहीं रख रहा है, पैसा तो नहीं कमा रहा है। लिक्विडिटी का रिस्क होता है कि आपके पास कैश बचा है कि नहीं बचा। इंफ्रास्ट्रक्चर का रिस्क होता है, इतना बड़ा पैसा लगाए इंफ्रास्ट्रक्चर पे कि नहीं लगाए, किराए पे ले ले। मार्केट का रिस्क होता है, मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, कोई नई कंपनी एक्वायर करने जा रहे हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन, उसका रिस्क होता है। एक्सचेंज रेट का रिस्क होता है, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में है, डॉलर के साथ इंडियन रुपी फ्लक्चुएट कर गया, आपकी अपनी हेल्थ का रिस्क है, वो खुद का रिस्क है। मैक्रो का रिस्क है, यानी कि मैक्रो मतलब यहाँ क्या होगा, कोरोना। मैक्रो मतलब आसपास का एनवायरमेंट, उसका भी रिस्क है। इन्फ्लेशन का रिस्क होता है। पर क्या कहते हैं कि यूं ही नहीं होता संकटों का नाश, कोई हल तो जरूर है इंसान के आसपास। आपको प्लान करना है अपने रिस्क को। 2 मैट्रिक्स बताऊंगा, एक प्रोबेबिलिटी इंपैक्ट मैट्रिक्स और एक कंट्रोल इंपैक्ट मैट्रिक्स। प्रोबेबिलिटी इंपैक्ट क्या होता है, भाई कौन से रिस्क पे ध्यान लगाना है, प्रायोरिटी करनी है। अब बिजनेस पे ध्यान लगाएं या खाली रिस्क ही मैनेज करते रह जाएं, तो किस पे ज्यादा ध्यान लगाना है। ऐसे रिस्क पे जिसका इंपैक्ट बड़ा है, मेरी बात समझिए, ऐसा रिस्क जो अगर आ गया आपके ऊपर तो बड़ा नुकसान कर जाएगा,
और होने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। तो अगर इंपैक्ट भी ज्यादा है यानी कि नुकसान भी ज्यादा है और संभावना भी ज्यादा है तो वो बहुत डेंजर है भैया, वहां पे डेंजर है। तो आप जैसे कोई सीनियर लीडर क्रिटिकल डिपार्टमेंट में छोड़ के चला जाए, इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा है और होने की चांसेस भी होते हैं। लिक्विडिटी है, कैश है, पीएनएल है, प्रॉफिटेबिलिटी है, ये सब का इंपैक्ट भी और संभावना भी दोनों होती है। इस पर बहुत समय लगाना है। तो ढूंढो वो कौन कौन से रिस्क हैं जो हो भी सकते हैं, चांसेस भी बहुत है आपकी कंपनी में, यार ये गड़बड़ होने के चांस है, समय लगाना शुरू कर दो उस पर। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिसका असर तो ज्यादा है पर होने के चांसेस कम होते हैं, जैसे अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक रोज रोज तो आता नहीं है, मॉनिटर कर लो बस काफी है। पर कुछ रिस्क ऐसे हैं जिसमें ना असर ज्यादा होना है और ना संभावना बहुत ज्यादा है, जैसे यूएफओ अटैक। हाँ जी, अब यूएफओ कहां से आएगा? जुपिटर ग्रह से। कोई साबुत चाचा चौधरी तो आ नहीं रहे हैं जी। तो ऐसी बातों को इग्नोर करो। कई न्यूज़ चैनल अपनी कहानी सुनाते हैं कि हाँ जी इस साल को धरती खत्म हो जाएगी, इनको इग्नोर करो, मतलब संभावना नहीं है इनकी होने की। एक और रिस्क है जैसे कि असर तो ज्यादा नहीं होता है पर होता रोज ही है, इस तरह के रिस्क रोज ही आते हैं। जैसे छोटे मोटे कोई आपके गॉसिपर्स हैं, आपके क्रिटिक्स हैं, आपकी बुराई करने वाले लोग हैं, अगर करते हैं लोग तेरी जम के बुराई, समझ लेना तूने है तबाही मचाई। ऐसे ही आगे चलते हैं। एक होता है कंट्रोल इंपैक्ट मैट्रिक्स। कंट्रोल इंपैक्ट का मतलब क्या हुआ? देखो अगर रिस्क का असर बहुत आने वाला है पर आप कंट्रोल भी पूरा कर लोगे तो उसको मैनेज कर लो क्योंकि आपके कंट्रोल में है। पर दिक्कत तब है जब असर बहुत ज्यादा है पर कंट्रोल करना आपके बस की बात नहीं है। उसके लिए कोई ना कोई कंसल्टेंट लेकर के आओ। देखो लर्निंग एंड डेवलपमेंट चाहिए आपको, प्लानिंग प्रिपरेशन प्रिवेंशन चाहिए आपको, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई आपके बस की नहीं है उसको हैंडल करना। पर कुछ रिस्क ऐसे होते हैं ना तो उसका असर आना है और ना ही आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। पेंसिल चोर, टिश्यू पेपर चोर आपकी कंपनी में होते हैं ना, आता है पेंसिल चोरी करके ले जाता है, टिश्यू पेपर चोरी करके ले जाता है, टेंशन मत लो इतना, ठीक है कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लो, छोटे छोटे रिस्क है ये। और कुछ होते हैं कि जो भाई जिसका असर ज्यादा नहीं है लेकिन आप कंट्रोल पूरा कर सकते हो उसको, और वो पहले से ही कंट्रोल्ड है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आपको समझना है ये तीन चीजों को लिखना है अपने पास में। प्रोबेबिलिटी कितनी है इस रिस्क के आने की? मैंने आपको एक रिस्क की लिस्ट दी थी ना आपको कि क्या रिस्क की लिस्ट दी थी, इनोवेशन, प्रोजेक्ट, मार्केटिंग, डिजाइन, कॉम्पिटिटिव, सिक्योरिटी, बहुत सारे। तो देखो प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये रिस्क होने के चांसेस कितने हैं, इसका असर कितना है और आप कंट्रोल कितना कर सकते हो। बस तीन चीजें समझनी है आपको, उसके हिसाब से अपना समय लगाना है, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है कि इसकी संभावना है, प्रोबेबिलिटी कितनी है इस रिस्क की, इसका असर कितना होगा, नुकसान कितना होगा, आप इसे कंट्रोल कितना कर सकते हो। कंट्रोल करने के लिए अगर आपको कुछ सीखना है तो सीखने के लिए निकल जाओ। अगर ये तीन चीजें कर ली तो आप रिस्क कंट्रोल कर लेंगे। सारे साथी काम के, सबका अपना मोल, जो संकट में साथ दे वो सबसे अनमोल। ढूंढो इस संकट में कौन आपका साथ दे सकता है। निर्देश कक्षा के बाहर समाप्त हो जाते हैं लेकिन शिक्षा जीवन के साथ समाप्त होती है। अगली मेरी स्ट्रैटेजी है स्ट्रैटेजी ट्रैप, स्ट्रैटेजी का जाल। स्ट्रैटेजी बनाते बनाते स्ट्रैटेजी में फंस सकता है आदमी। 15 प्रकार की वो गलतियां स्ट्रैटेजी ट्रैप में मैं आपको बताऊंगा। अल्प ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। नो एल्गोरिथम कैन गारंटी सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉरएवर। एक होता है स्ट्रैटेजी ट्रैप पहला, एंकरिंग ट्रैप। एंकरिंग का मतलब जो पहली बात सुनी थी, जो पहला एंकर, जो जहां पहली रेफरेंस पॉइंट से सब चीजों को चेक करना, जो पहली खबर सुनी थी उसी खबर के मुताबिक बाकी सारी चीजों को इवैल्यूएट करना। गड़बड़ हो जाता है इससे, सारी इंफॉर्मेशन लो नहीं तो फंस जाएंगे। दूसरा स्टेटस को ट्रैप, जैसा चल रहा है ऐसे ही चलते रहना चाहिए, अभी सब ठीक है। कोडाक ने यही गलती करी थी, फिल्म बेस्ड कैमरा बनाते थे और डिजिटल कैमरा आने लगे थे, उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया हुआ था इसके लिए और इसी चक्कर में गड़बड़ हो गई। वो जो चल रहा है उसी को चलते रहने दिया, स्टेटस को, इसे मेंटेन रहने दो। अगली है संक कॉस्ट ट्रैप, ये भी कोडाक के एग्जांपल से मिलती जुलती है। मैं इतना पैसा लगा चुका हूं यार, अब थोड़ी इसको बदलूंगा। तो पुरानी स्ट्रैटेजी पर संक कॉस्ट, जो पैसा लग गया है उसके चक्कर में बेचारे आपको पास्ट मिस्टेक को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, उसी को ड्रैग। देखिए इफ इट इज स्पेंड इट इज स्पेंड, पैसा लगा दिया है, अब पीछे के बारे में चिंता मत करो, आगे की चिंता करो। चौथा गलती करते हैं कंफर्मिंग एविडेंस ट्रैप। मेरा जो विश्वास है उसको जो जो बातें कंफर्म कर रही हैं मेरे हिसाब से वही बातें सही हैं। अब कई लोग हैं वो कहते हैं कोरोना नाम की कोई बीमारी है ही नहीं, ये केवल एक प्रोपेगेंडा है। अब किसी ने भी बोला प्रोपेगेंडा, देखा मैं कह रहा था ना, उसने भी कहा, देखा मैंने कहा था ना, ये कोई यूट्यूब चैनल वाला भी बोल रहा है। कंफर्मिंग एविडेंस, अगर आपकी बात को किसी ने कंफर्म कर दिया अब आपको लगता है वो सच है, आप उसी को ढूंढते हैं आपकी बात को कंफर्म करता है। सबकी सुनो, समझना पड़ेगा आपको, एनालाइज करना पड़ेगा, राइट इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। फ्रेमिंग ट्रैप,
मतलब अपनी बात को इस तरह से बोलते हैं कि अपनी गलत बात को भी सही साबित कर देते हैं, जाने अनजाने में अपनी इज्जत बनाए रखने के चक्कर में। कभी कभार जब इंडस्ट्री नहीं चल रही, तकलीफ चल रही है, आपको पता आपका प्रोडक्ट कमजोर है, तब भी आप ऐसे फ्रेम करके बोलेंगे बात को। एमएलएम वाले ऐसा कभी कभार गलती कर जाते हैं, रियल एस्टेट वाले ऐसा गलती कर जाते हैं। रियल एस्टेट वाले को मालूम है इंडस्ट्री नहीं चल रही, लेकिन ऐसे बात करेगा, प्रॉपर्टियां तो बिके चली जा रही है मार्केट में, है ही नहीं भाई साहब, अच्छी प्रॉपर्टी अवेलेबल ही नहीं है। अब बेचारा उस चक्कर में वो खुद भी मानने लगता है, किसी सही इंडस्ट्री में जाता है, कुछ और इंप्रूवमेंट करता। कभी कभार एमएलएम वाले किसी गलत कंपनी में जब फंस जाते हैं, जबरदस्ती उसको बताए जाते हैं, नहीं ठीक है बहुत अच्छा, लॉकडाउन के बाद हमें और ग्रोथ मिल गई, और ग्रोथ मिल गई, उसका खुद का इनकम स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट देखो तो कुछ नहीं मिला उसको। सो जबरदस्ती फ्रेम ना करें बातों को, इसी से मिलता जुलता है ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप। बिना बात का ओवर कॉन्फिडेंस रहता है लोगों को, और हमेशा वो कहता है कि नहीं जो मैं कह रहा हूं वही सही है। उस चक्कर में सेल्फ क्रिटिकल भी होना चाहिए कभी कभार। ऐसा नहीं है कि केवल आप ही स्मार्ट हैं, आप ही कॉन्फिडेंट हैं। सातवां प्रूडेंस ट्रैप। प्रूडेंस ट्रैप क्या होता है? एनालिसिस ऑफ पैरालिसिस। हर समय एनालिसिस किए जा रहा है, एनालिसिस किए जा रहा है। छोटे छोटे स्टेप लेकर के देखो, छोटे छोटे पायलट वेरिफिकेशन करो, रियलिस्टिक रहो। रीसेंट इवेंट ट्रैप। अभी पीछे कोई घटना हुई हाल ही में, उसके चक्कर में उनको लगता है सब कुछ ऐसा ही होने वाला है। जैसे ही कुछ अभी पीछे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको लगता है हर एक को हो जाएगा। अरे नहीं भाई, पीछे कोई बीमारी फैल गई, लगता है अब जिंदगी भर फैलती रहेगी। नहीं भाई, रीसेंट इवेंट के ट्रैप में मत जाओ। एक और है डू इट ऑल ट्रैप। मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं सारे काम कर लूंगा। अरे सारे काम आपकी प्रायोरिटी नहीं होती। मेरी कंपनी में सबसे अच्छी बात यह है, मेरे पास कितने लोग आते हैं, अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना देंगे आपको हम, आप हमारे बोर्ड पे आ जाओ, आप ये बिजनेस शुरू कर दो, बिजनेस शुरू कर दो। मैं करता ही नहीं, मैं एक ही काम कर रहा हूँ, badabusiness.com। आई डोंट गेट ट्रैप्ड इनटू डूइंग एवरीथिंग, आई वांट टू बी वेरी फोकस्ड। ऐसे ही सेंटर स्टेज ट्रैप। सबसे बड़े कंपटीशन के खिलाफ जाकर के लड़ना शुरू कर दिया शुरुआत में ही। अरे भाई, ऐसे सबसे एकदम सेंटर स्टेज पे जाने की कोशिश मत करो, है ना। ऐसे ही चाणक्य ने भी सिखाया था चंद्रगुप्त मौर्य को, जब उनको धनानंद को अटैक करना था तो बोला सीधा धनानंद पर अटैक मत करो, परिधि से अटैक करो। अमूल के हमारे चेयरमैन ने भी समझाया, मैनेजिंग डायरेक्टर ने, कि अगर आपको अपनी नई मार्केट बिल्ड करनी है तो मार्केट के बाहर बाहर से एंट्री करो, यानी कि किसी शहर के आसपास छोटे गांव वहां से एंट्री करो, सीधा बिल्कुल मेन मार्केट में जाके कंपटीशन से मत लड़ो। ऐसे ही होता है वाटर लू ट्रैप। ये वाटर लू ट्रैप क्या होता है? सरपंच है लेकिन सीधा प्रधानमंत्री बनने का इलेक्शन लड़ रहा है। भाई रुको, आराम से चलो। हाँ, ऐसे ही होता है समथिंग फॉर एवरीवन ट्रैप। मैं तो हर एक के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना दूंगा, इतने प्रोडक्ट बना दूंगा, मैं तो पतंजलि बन गया हूं जी, मैं 1000 प्रोडक्ट बना दूंगा। आराम से चलो, हाँ, इतने सारे बनाओ, जहां प्रॉफिटेबिलिटी है वहां से शुरू करो। एक होता है सर्वाइवरशिप बायस ट्रैप। अरे इसको मिल गया $10 बिलियन, इसको मिल गया $2 बिलियन, इसको मिल गया $1 बिलियन, चलो मुझको भी मिल जाएगा। अरे भाई, वो 5 को मिला है, उसके पहले 50,000 थे, वो फेल हुए थे, तब उनमें से वो 5 को मिला है। इतना आसान नहीं है। ये सर्वाइव कर गया मतलब ये नहीं कि सारे सर्वाइव कर जाएंगे, हर आदमी नहीं सर्वाइव करता। सर्वाइवरशिप बायस। एक होता है प्लेइंग माय फेवरेट ट्रैप। वो क्या है कि जो आपका फेवरेट है आपको लगता है वही ठीक रहने वाला है। विनिंग टू मच ट्रैप। विनिंग टू मच मतलब आपको पुरानी पास्ट सक्सेस विल नॉट गारंटी यू फ्यूचर सक्सेस। हाँ, कोई फीडबैक देता है आप उसको सुनते नहीं, आपको लगता है बिकॉज़ यू गॉट टू बिलीव दैट यू हैव सक्सीडेड। इट इज आल्सो अ ट्रैप। शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं लेकिन इसका फल बहुत मीठा है। अगली मेरी स्ट्रैटेजी है कॉम्पिटिटिव कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजी। कॉम्पिटिटिव मतलब आपस में भिड़ना, कोलैबोरेटिव मतलब आपस में जुड़ना। ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी के क्या आप दोनों चीजें साथ में ले सकते हैं? कोलैबोरेशन से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इस बात को समझते हैं। कंपटीशन कोलैबोरेशन हमेशा से चलता आ रहा है। जब भेड़िया हिरन का शिकार करता है तो भेड़िए मिल करके आपस में कोलैबोरेट करके हिरन का शिकार करते हैं, पर जब शिकार कर लेते हैं तो फिर आपस में लड़ने लग जाते हैं कौन उसको पहले खाएगा। हिरन भी जब शेर से बचने का प्रयास करते हैं तो आपस में कोलैबोरेट करके झुंड में भागते हैं, लेकिन बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए एक दूसरे से कंपीट करते हैं कि मैं सबसे तेज भाग के आगे रहूं, क्योंकि हिरन जाएगा पीछे वाला ही उड़ेगा। भगवान राम और रावण के समय में भी चलता था। भगवान राम ने कोलैबोरेशन की भावना रखी, अपने भाइयों से कंपीट नहीं करा। लंका जब उसको, लंका चाहता हूं क्षमा, जब अयोध्या से निकलना पड़ा तो अपने भाइयों को साम्राज्य देके गए, लेकिन लंका में रावण जब उसको उसने कुबेर को बाहर निकाल दिया, उसमें कंपटीशन की भावना ज्यादा थी। पांडवों को भी देखे तो उन्होंने, सारे भाइयों ने मिलकर कोलैबोरेट करके ही कौरवों से लड़ाई की थी, युद्ध किया था। उन्होंने अपने साम्राज्य को भी आपस में शेयर किया, यहां तक कि अपनी धर्मपत्नी को भी आपस में शेयर किया। दोनों चीजें शुरू से चलती आ रही हैं। कई लोग कोलैबोरेशन को अच्छा मानते हैं, कुछ बुरा, कुछ उसको एक महिला की तरह, स्त्री की तरह मानते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बेकार है, कमजोर है, और इसको एक सेफ्टी वैल्व मानते हैं, लड़ेंगे तो अकेले अपने दम पे लड़ेंगे।
दोनों के फायदे नुकसान है। देखिए, कंपटीशन में कमजोर को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, पर कोलैबोरेशन में कमजोर भी साथ में आकर के जुड़ जाता है और उसको भी फायदा मिलता है। कंपटीशन में कोई इनसिक्योर होता है, कोई सिक्योर होता है, पर कोलैबोरेशन में सब के सब मिलकर के जुड़ते हैं। कंपटीशन में थोड़ी एडिक्शन की भावना रहती है, मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं फर्स्ट आऊंगा, पर कोलैबोरेशन में थोड़ी कंफर्ट की भावना रहती है, हम सब मिलकर तो चल ही रहे हैं, ठीक है, आराम से चलने दो। कंपटीशन में आपकी स्पीड बढ़ती है, इट मेक्स यू फास्टर, पर कोलैबोरेशन में इट मेक्स यू बेटर, जो आपकी कमी है वो दूसरा आके पूरा कर देता है। कंपटीशन में कभी कभार रिजेंटमेंट रहता है, एक सामने वाले के प्रति गुस्सा रहता है, पर कोलैबोरेशन में एक कमराडरी रहती है, सामने वाले के प्रति दोस्ती रहती है। कंपटीशन के चलते आदमी कभी थोड़ा मलेशियस बिहेवियर कर देता है, मतलब जैसे नुकसान कर देता है सामने वाले का, और लेकिन यहाँ कोलैबोरेशन में आदमी थोड़ा लेजी रहता है, यार वो तो कर ही रहा है, कर लेगा अपने आप। दोनों को जोड़ा भी जा सकता है और जोड़ा जा रहा है बहुत लंबे समय से। डिलीवरू और ऊबर ने आपस में कोलैबोरेट किया। डिलीवरू उन रेस्टोरेंट्स के साथ जुड़ता था कि जो डिलीवरी नहीं कर पाते थे, और ऊबर अपनी गाड़ी देता था जिससे खाने की डिलीवरी हो जाती थी। माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल ने भी आपस में कोलैबोरेशन किया। माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर और इंटेल का हार्डवेयर अच्छा चला। फाइजर और मर्क ने भी आपस में दवाई बनाने के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए पार्टनरशिप किया। आप भी कर सकते हैं, अपने किसी कॉम्पिटिटर के साथ में को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इवेंट को, अगर बराबर का पैसा लगाए, मतलब तरीके बहुत हैं। पॉडकास्ट इंटरव्यू कर सकते हैं किसी के साथ जो आपकी इंडस्ट्री में हो। मैंने भी अभी द रणवीर शो बियर बाइसेप्स पे पॉडकास्ट अपना किया। अब आजकल कई यूट्यूबर मेरा इंटरव्यू लेने के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं तो हम हाँ कर देते हैं उनको। कंडक्टिंग ऑनलाइन बिजनेस मीटिंग भी आप कुछ कर सकते हैं, जिसमें आप साथ में नॉलेज शेयर करें और रेवेन्यू को भी, प्रॉफिट को भी आपस में शेयर कर सकते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कोलैबोरेशंस भी होती हैं, जैसे कई डॉक्टर्स को देखा है मैंने, वो डॉक्टर एक दूसरे को रेफरेंस दे देते हैं। इनकी स्पेशलाइजेशन अलग अलग है, वह प्रोफेशन सेम है, सेम प्रोफेशन में अलग अलग स्पेशलाइजेशन में, एक हार्ट का डॉक्टर है, एक हड्डियों का डॉक्टर है, एक दूसरे को रेफरेंस दे देते हैं। बिजनेस मर्जर और जॉइंट वेंचर से भी लोग जुड़ते हैं आपस में, जैसे सोनी और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स एक बार जुड़े थे और उन्होंने एलसीडी और फ्लैट स्क्रीन टीवीज बनाए थे और दोनों को उससे बड़ा फायदा हुआ। ब्राविया इन्होंने उन दिनों बनाया था। ऐसे ही कैसे पूरे इकोसिस्टम को जोड़ दें। मेरे ही एक कस्टमर है तंश ज्यूल, लीडरशिप फनल और ईआई के पार्टिसिपेंट है, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के। उन्होंने कंपटीशन को कोलैबोरेट करा दिया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया, तंश ज्यूल एक ज्वेलरी का प्लेटफॉर्म हो गया। इसमें ही रिटेलर भी है, होलसेलर भी है, मैन्युफैक्चरर भी है, आपस में सारे कॉम्पिटिटर इकट्ठे आ गए और 10,000 से ज्यादा इन्होंने प्रोडक्ट्स दिखा दिए। 10 शहरों में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस को और लोगों को ऑनलाइन प्रमोट करने में मदद करते हैं, उनको क्वालिफाइड लीड भी मिलती है और एक दूसरे के साथ काम कर पाते हैं। आप भी कर सकते हो, चैरिटी में जुड़ सकते हो इकट्ठे, या नई मार्केट में एंटर करते हुए कर सकते हो। फोर्ड और टोयोटा ने इकट्ठे ऐसे किया था जब वो नई मार्केट में जा रहे थे, 2011 की बात थी। या फिर आप बल्क परचेजिंग का काम भी कर सकते हो इकट्ठे। मान लो आप बनाते हो कटोरी चम्मच, सामने वाला बनाता है प्लेट, दोनों का स्टील लगना है, आपका कटोरी चम्मच में स्टील लगना है, उसका प्लेट में स्टील लगना है, दोनों गए और जो आदमी रॉ मटेरियल स्टील का देता था उससे बल्क में इकट्ठा लिया तो प्राइस कम हो गया, आपको बेनिफिट मिला। क्रॉस एंडोर्समेंट भी कर सकते हो, जब आप किसी कटलरी वाले को बेचने जा रहे हो तो कटोरी चम्मच वाला प्लेट वाले की तारीफ कर दे, प्लेट वाला कहीं बेचने जाता तो कटोरी चम्मच की तारीफ कर दे। जो यू कैन ज्वाइन कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस ऑल्सो। या फिर व्हाइट लेबलिंग भी एक तरीका है। व्हाइट लेबलिंग में सामने वाले की ब्रांडिंग आप कर देते हैं लेकिन बना के उसको आप देते हैं। हमने भी व्हाइट लेबलिंग बहुत जबरदस्त किया। हमारे भी कई कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं, हम उनसे कंपीट नहीं करते, उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं। आज जीएलए यूनिवर्सिटी है, जेनेसिस ट्रिनिटी बिजनेस स्कूल है, पीएस बेने इनोवेशन है, सेज यूनिवर्सिटी है, विजन एक इंस्टीट्यूट है और कलिंगा कॉलेज ऑफ कॉमर्स भी है, आईसीएस है परिमल जी का आईसीएस बड़ा चलता है, हमने भी उनके साथ कोलैबोरेशन किया। तो ये कोलैबोरेशन हमने बहुत कॉलेजेस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के साथ किया कि हम अपनी बिजनेस मैनेजमेंट की पूरी पढ़ाई उनके कॉलेज के साथ में उनके स्टूडेंट को उनके मोबाइल ऐप पे व्हाइट लेबल करके उनकी ब्रांडिंग करके उनको दे देते हैं, जिससे उनको भी बहुत फायदा होता है और बेसिकली कॉलेज को भी एक डिस्टिंक्टिव फैक्टर मिल जाता है। उससे स्टूडेंट की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की नैक रेटिंग इंप्रूव करती है, वर्ल्ड क्लास कंटेंट और हमारे बिलियनियर प्रोफेसर्स का कंटेंट हम उनको दे पाते हैं और को ब्रांडिंग हो जाती है। अगली मेरी स्ट्रैटेजी है बिजनेस कैनवस, यानी कि एक शीट पे पूरा कैनवस कैसे तैयार करें, पूरे बिजनेस को कैसे सोचें। बिजनेस कैनवस ये डिफाइन करता है कि आप कैसे क्रिएट, डिलीवर और कैप्चर करते हैं वैल्यू को। इसको आपको 8P के अंदर बताना है। 8P ये क्या है? 8P प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट, पीपल, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, पोजिशनिंग, प्रोसेस, परफॉर्मेंस, प्रॉफिट और पर्पस। ये 8P है, समझिएगा बात को। आपने प्रॉब्लम बताया, आपने प्रोस्पेक्ट, प्रॉब्लम को समझा, आपने प्रोस्पेक्ट यानी कि कस्टमर को समझा, कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम है, तो पहले प्रॉब्लम और प्रोस्पेक्ट यानी कौन सा कस्टमर से कौन सी प्रॉब्लम, फिर कौन से पीपल हायर करूंगा मैं, कैसे पीपल हायर करूंगा,
वो चैनल कैसा होगा, की पार्टनर्स कैसे होंगे, एम्प्लॉय कैसे होंगे, हम लोग मिल करके, पीपल मिल करके हमारे साथ में क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, वो प्रोडक्ट को हम किस प्राइसिंग और पोजिशनिंग पे बेचेंगे, और उसके बाद उसे कैसे प्रोसेस और परफॉर्मेंस के साथ स्पीड करेंगे ताकि वो जल्दी बना सके, स्पीड से बना सके, कम कॉस्ट पे बना सके, ज्यादा बना सके, हाई स्केल पे बना सके, उससे कैसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और फाइनली हमारी कंपनी का एक्चुअल पर्पस, कोर वैल्यूज क्या है, वो पर्पस सभी जगह एस्टैब्लिश्ड रहता है। ये 8 पी है। 8 पी में हम एक एक करके सारे पी समझते हैं। बिजनेस सीक्वेंस में चलेगा, बिना प्रॉब्लम के शुरू मत करिए बिजनेस। ये मत देखिए कागज पे कितना प्रॉफिट आने वाला है, पहले देखिए कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं जो कस्टमर आपके बिना अपने आप सॉल्व भी नहीं कर सकता। बिना प्रॉब्लम के, बिना नई प्रॉब्लम के आप बिजनेस मत शुरू करिए, क्योंकि प्रॉब्लम से ही आएगा इनोवेशन, ऑटोमेशन। प्रॉब्लम के बाद ही आप करोगे। जितना बड़ा हैसल उतना बड़ा प्रीमियम, जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना बड़ा प्रीमियम। और वहीं से आप मार्केट को इवैल्यूएट करोगे, कस्टमर सेंट्रिक आप तभी बनोगे, आप कंज्यूमर की नीड को समझ सकोगे, आप कस्टमर के मनी मेकिंग मॉडल को पहचान सकोगे, उसको कितना अर्जेंटली चाहिए ये प्रोडक्ट, क्योंकि कस्टमर की नीड ही आपको देगी बिजनेस की लीड। सो कस्टमर नीड विल गिव यू मोर लीड्स, वो तभी आप करते हो रिवर्स प्रोडक्शन, वही असली इनोवेशन होता है। 2 क्वेश्चन, कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, दूसरा ऐसे कैसे सॉल्व करूं कस्टमर मेरे बिना अपने आप कभी सॉल्व ना कर पाए, तभी आती है मोनोपोली। बिजनेस कैनवस के लिए ये पहला पी बड़ा जरूरी है, फिर जाके दूसरा पी ढूंढिए कौन से कस्टमर के लिए माल बेचना है मुझको। पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, दे लाइक टू बी हेल्प्ड। ढूंढिए उन पीपल को, कैसे आप मदद कर सकते हैं, समझ आता हूं प्रोस्पेक्ट को, उनके बिहेवियर को समझिए, उनके टच पॉइंट्स को पहचानिए, वो कहां पे आके माल खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, किधर से बाय करते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, ऑफलाइन लेते हैं, रिटेल में लेते हैं, क्या तरीका है। टोटल मार्केट साइज को पहचानिए, टैम्स, टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज। अब उसके बाद आप हायरिंग करेंगे, क्योंकि अब आपको कस्टमर भी समझ में आ गया, इसका प्रॉब्लम भी समझ में आ गया। अब आप हायरिंग करेंगे। हायरिंग के लिए आपको अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को, अपने फैमिली से किन लोगों को एंगेज करना है, अपने एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट, रिटेन, एंगेज करना है, चेंज मैनेजमेंट कैसे बिल्ड करना है, आपको अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, क्योंकि तब जब आप ये सब कर पाएंगे तभी वो आपके लिए अच्छा प्रोडक्ट बना के देंगे। अच्छे प्रोडक्ट के लिए आपको एक MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जिसको टेस्ट करोगे मार्केट में, आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ प्रोडक्ट बनाना है, लो कॉस्ट पे बनाना है, आपको एक इकोसिस्टम के अंदर प्रोडक्ट को बनाना है, तैयार करना है, टेक्नोलॉजी के साथ बनाना है, ताकि आप उसको स्केल कर सकें, और तभी आप एसेट लाइट प्रोडक्ट को आगे लेके जा पाएंगे। शुरू में तो पायलट करेंगे ना, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करेंगे, सीधा इतना स्केल मत करिए। HDFC भी यही करता है, एक रीजन में पहले प्रोडक्ट को पायलट करता है, बाद में पूरे देश में स्केल करता है। पायलट एक्सपेरिमेंट करिए छोटा सा प्रोडक्ट के साथ में, देखिए क्या बिकता है, कौन सा फास्ट मूविंग है, कौन सा स्लो मूविंग है, कौन सा नॉन मूविंग है, देखिए क्या ज्यादा बिकता है, उसके बाद ज्यादा तेल बनाइए। पहचानिए आप हैं कौन, आप न्यूएस्ट हैं, आपको कैसा प्रोडक्ट बनाना है, रिलायबल बनाना है, मोस्ट कन्वीनियंट बनाना है, कूलेस्ट बनाना है, एक्सपर्ट बनाना है, मोस्ट नीडेड बनाना है, बेस्ट क्वालिटी बनाना है, प्रिसाइज बनाना है, यूनिक बनाना है, एडवेंचरस बनाना है, प्रोडक्ट चीपेस्ट बनाना है, कैसा बनाना है, और उसके बाद उसको आगे लेकर के जाइए, राइट प्राइस पे पहुंचाइए। तब आपका आता है 5वां पी, किस प्राइस पे आपको बेचना है, आप लो कॉस्ट कॉम्पिटिटर को कैसे बीट करोगे, ब्रांड प्रॉमिस क्या है आपका, कॉल टू एक्शन क्या है, जिंगल क्या है, अपसेल क्रॉस सेल करेंगे, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर बिल्ड करेंगे, एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग करेंगे, ब्रांड लॉयल्टी लेके आएंगे, क्रॉस प्रमोशन करेंगे, ब्रांड इक्विटी बढ़ाएंगे। तो प्राइसिंग पोजिशनिंग के बाद आपने देखा कि मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है, आप प्रोडक्ट लेके गए, आपने पायलट किया, पायलट करके आपने बेचा, देखा एक्सेप्टेबिलिटी आ गई। अगर एक्सेप्टेबिलिटी आ गई तो अब प्रोसेस परफॉर्मेंस नहीं आई तो वापस पहले पी पे जाएंगे, प्रॉब्लम समझेंगे, फिर 5वें पी पे आएंगे धीरे धीरे। सही मैन पावर, सही प्रोडक्ट बना के प्राइसिंग पोजिशनिंग पे बेचेंगे, 5वें के बाद फिर छठा आ जाएगा, कस्टमर की एक्सेप्टेबिलिटी आ गई, अब एक्सपैंड कर दो, प्रोडक्टिविटी फॉर्मूला लेके आओ, KPIs बनाओ, नया मैन पावर के साथ और एक्सपैंड करो, आप लॉस मेकिंग को प्रॉफिट मेकिंग बनाओगे। उसके बाद अभी आप रीजनल थे, अब आप स्केलेबल हो जाओगे, अब आप सारे एग्जीक्यूशन के फ्रेमवर्क डाल दोगे, और उसके बाद कमर्शलाइजेशन, लॉन्च एंड रैंप अप, नया चैनल पार्टनर, सप्लाई चेन, आप एक्सपैंड करते चले जाएंगे। आप प्रमोशन के बाद अपनी मैन पावर से स्केलेबिलिटी पे जाएंगे, और फिर फाइनली प्रॉफिट देखेंगे कि अब इसमें प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाऊं। अब प्रॉफिटेबिलिटी आना मुश्किल नहीं है, अब आप कंपनी को लिस्ट कर सकते हो, BSE NSE पे लेके जा सकते हो, फंड रेज कर सकते हो, नई रेवेन्यू स्ट्रीम बिल्ड कर सकते हो, फ्रेंचाइज मॉडल पे जा सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे जा सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर बना सकते हो, सेल्स के अलग अलग मॉडल को अडेप्ट कर सकते हो, ऑफ सीजन सेल्स को आप मैक्सिमाइज कर सकते हो, अब आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हो, अब आप इंप्रूवमेंट साइकिल बिल्ड कर सकते हो, अब पुरानी गलतियों से आप इंप्रूव करके और आगे जा सकते हो, अब आप नए SOP प्रोसेस के साथ और तेज प्रॉफिटेबिलिटी पे जा सकते हो। ये सब मुश्किल नहीं है, लेकिन ये सब के सब तभी टिकेंगे जब आपका 8वां पी ठीक होगा, वो है आपका पर्पस, कोर वैल्यू। कंपनी का बिलीफ क्या है। हिटलर का बिलीफ था कि जर्मनी पूरी दुनिया पर राज करना चाहिए, क्योंकि जर्मन ही असली लोग हैं। जैकमा का बिलीफ था कि हम सिलिकॉन वैली को US से उखाड़ के चाइना में ले आएंगे। गांधी का बिलीफ था कि हमारे को बहुत अच्छे से विनम्रता से जीवन जीना चाहिए, हिंसा नहीं करनी है।
बाबा रामदेव का बिलीफ है स्वदेशी, शिला प्रभुपाद का भी बिलीफ है भगवत गीता। आपका बिलीफ क्या है, पूरी कंपनी का बिलीफ क्या है, उसको एस्टैब्लिश करें, तभी ये सीक्वेंस में जाएंगे कि पहले प्रॉब्लम सॉल्व करोगे किसकी, उस कस्टमर की प्रॉस्पेक्ट, और उसके बाद सही मैन पावर हायर करोगे, फिर एक प्रोडक्ट तैयार करोगे, फिर उसको मार्केट में 5वें स्टेप पे बेच के दिखाओगे, ठीक हुआ तो फिर आप प्रोसेस परफॉर्मेंस एक्सपैंड करोगे, 7वें पे प्रॉफिट लेके आओगे, सभी तब ठीक रहेंगे जब कोर वैल्यू ठीक होगा। यही है पूरा बिजनेस कैनवस, जिसमें आप अपने की पार्टनर्स की एक्टिविटी, वैल्यू प्रोपोजिशन, अपना कस्टमर रिलेशनशिप, ये सारी चीजें अब अपने चैनल की एक्टिविटी और कॉस्ट स्ट्रक्चर, रेवेन्यू स्ट्रीम, उनको एक शीट पे लिखोगे ताकि आप पूरे बिजनेस को प्लान कर सको। सिंपल सी बात है, अगर राइट इंसान राइट समय पे राइट जगह पे राइट मैसेज देगा राइट कस्टमर को, यानी कि राइट ऑडियंस को, राइट प्रोडक्ट के साथ, तो उसको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये 8 P आपको जिंदगी भर काम आएंगे। परिवर्तन ही सच्ची विद्या का अंतिम परिणाम है। इसी के साथ मेरी अगली स्ट्रैटेजी, रिपीटेबल प्रोटोटाइप। रिपीटेबल प्रोटोटाइप, स्केलेबल रिपीटेबल मॉडल समझाने से पहले एक तुरंत कहानी सुन लीजिए। एक सेब मेरे पास, एक सेब आपके पास, आपका सेब मैंने लिया, अपना सेब आपको दिया, तब भी हमारे पास क्या रहा, 2 हो गए? नहीं, अभी भी एक ही एक सेब रह गया, आपके पास भी एक, मेरे पास भी एक। लेकिन अगर आप ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे तो ज्ञान बढ़ जाता है, सेब का आदान प्रदान किया तो एक ही रह जाता है। रिपीटेबल प्रोटोटाइप, पर्सनालिटी ओरिएंटेड बिजनेस को प्रोसेस ओरिएंटेड कैसे करेंगे? संजीव कपूर वो सेलिब्रिटी शेफ थे जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया प्रोसेस बना बना के। ठग्गू के लड्डू कानपुर में आज तक लड्डू बेच रहा है। बिल्ले दी हट्टी ऑफ लाहौर छोले भटूरे कमला नगर में आज भी वही बना रहा है पिछले 50 60 70 सालों से। हाजी अली जूस कॉर्नर पे आज भी वही जूस बेच रहा है, कोई अपनी अगली ब्रांच नहीं खोल पाया। गुप्ता जी बर्गर वाले आज भी वही बर्गर बेच रहे हैं। लल्लू लाल गुलाब जामुन वाला आज भी गुलाब जामुन बना रहा है। लेकिन मैकडॉनल्ड्स पूरी दुनिया में पहुंच चुका है, कोका कोला पूरी दुनिया में पहुंच चुका है, क्योंकि इन्होंने प्रोसेस बना दिया। पर्सनालिटी नहीं, प्रोसेस। प्रोसेस से आप एक्सपैंड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एसओपी, प्रोसेस ड्रिवन बिजनेस के लिए। इससे आपका बिजनेस स्केल अप होगा, उसमें एफिशिएंसी आती है, उसमें क्वालिटी आती है, उसमें यूनिफॉर्मिटी आती है और मिसकम्युनिकेशन घट जाता है। एसओपी ऑटोमेशन में आपको मदद करता है। जब भी आएगा क्राइसिस, तुरंत बनाए प्रोसेस। क्या आप भी लल्लू लाल रहना चाहते हैं? क्राइसिस के अगेंस्ट प्रोसेस बनाना, ढूंढो क्या क्या गड़बड़े हो रही थी, उसके अगेंस्ट प्रोसेस बना दे ताकि वो गड़बड़ रिपीट ना हो। बस यही तरीका है। कैसे किया जाए? आपके यहां बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनके दिमाग में प्रोसेस फिट है, पेपर पे नहीं है। पेपर पे लिख दिया होता ना, तो अगर वो छोड़ के भी चला जाए तो उस पेपर को दोबारा दूसरा आदमी फॉलो कर लेगा। अग्रवाल पैकर मूवर की यही सबसे अच्छी चीज थी, वो हर नए प्रोसेस को पेपर पे लिखते थे और उसको बाद में सबसे फॉलो कराते थे। पर आप क्या क्या है, आदमी के दिमाग में प्रोसेस है, वो चला गया बेचारा ब्लैकमेल करता रहता है आपको, तनख्वाह बढ़ाओ नहीं तो निकल जाऊंगा, तनख्वाह बढ़ाओ छोड़ जाऊंगा, वही दिक्कत आती है। आपको इसी को सिखाना है, इसी को बढ़ाना है। इसके लिए 5 चीजें समझ लीजिए आप। पहले 4 चीजें समझते हैं, प्रोसेस ऑटोमेशन, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, प्रोसेस इंटीग्रेशन, प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेशन। 4 चीजें। प्रोसेस ऑटोमेशन क्या है? टेक्नोलॉजी डाल के काम को ऑटोमेट कर दो, डायलर लगा लो, सीआरएम लगा लो, बहुत सारी चीजें ऐसी टेक्नोलॉजी होती हैं, चैटबॉट लगा लो, चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी। ऑटोमेशन लाने से आप तब तक ऑटोमेट करने का प्रयास करिए जब तक एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न ना आ जाए, जैसी चीज ना आ जाए। मशीन लगा लो, हाँ, इससे बाद में कॉस्ट रिड्यूस होगी, टाइम बचेगा और आप स्केल मैक्सिमाइज कर सकोगे। एक होता है प्रोसेस इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट क्या है? जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसको और इंप्रूव कर दो, उसको और आगे ले जाओ, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी और बढ़ा दो, उसमें कुछ कमियां थी ढूंढ ढूंढ करके बढ़ाओ, उसको बोलते हैं काइजन। इंप्रूवमेंट लाते जाओ, इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढो, करंट प्रोसेस को और इंप्रूव करने को बोलते हैं प्रोसेस इंप्रूवमेंट। एक प्रोसेस इंप्रूवमेंट की कई टेक्निक्स होती हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन चार्ट का बन जाता है। एक चार्ट, आपका जो भी फ्लो है काम का, उसका एक प्रोसेस डायग्राम बना लो, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस डायग्राम, और ढूंढो उसमें कहां कहां पे कमजोरी है, उसको ठीक करें। इसके तरीके कई होते हैं, किसी और दिन बात करेंगे। फिशबोन डायग्राम होता है, हिस्टोग्राम चार्ट होता है, स्कैटर डायग्राम होता है, या परेटो चार्ट होता है। ये कई चीजें, इनको आराम से समझाएंगे, पर शॉर्ट में समझिए कि क्राइसिस को प्रोसेस में कन्वर्ट करना है। फिर होता है प्रोसेस इंटीग्रेशन, चीजों को जोड़ देना, जो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशन को जोड़ देती है। कि अगर सेल्स हुई तो रेवेन्यू कैसे अकाउंट्स वाला अपने आप ट्रैक कर ले, ये नहीं कि सेल्स वाला आकर के बताए। 2 डिपार्टमेंट इंटीग्रेट हो गए। हायरिंग हुई तो वो आदमी सीधा डिपार्टमेंट में चला गया ट्रेनिंग के लिए, आपस में इंटीग्रेट हो गए। इससे क्या है, बिजनेस का फ्लो इंप्रूव होता है, आपस में कम्युनिकेशन बढ़ता है, और इंटरनल या एक्सटर्नल क्लाइंट के साथ में ये इंटीग्रेशन का काम है। ऐसे ही प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेशन होता है। ऑर्केस्ट्रा देखा है आपने? पहले बहुत चला करते थे, ऐसे ऐसे 2 डंडे हाथ में लेके एक आदमी हिलता रहता था, और जिसको जो बजाना है उसको इशारा किया उसने वो बजाया, उसको इशारा किया उसने वो बजाया, तो उसमें सीक्वेंसिंग हो गई, कब किसका काम आएगा। इसको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेशन। इसमें अलग टाइम, मनी, एफर्ट को सीक्वेंस करके स्टैंडर्डाइज प्रोसेस में डाल दिया गया है। ये इससे एफिशिएंसी और बढ़ती है। पॉइंट ए से लेकर पॉइंट जेड तक किसका कब रोल आएगा,
अगर हम भी वीडियो बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, तो पहले कौन स्पीकर है उसको ढूंढा, वो स्पीकर आया, उसके साथ कंटेंट क्यूरेट किया, कंटेंट क्यूरेट करने के बाद उसके साथ वीडियो प्रोडक्शन में वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन में गया, पोस्ट प्रोडक्शन में जाके उसकी एडिटिंग हुई, उसमें एनिमेशन डाला, उसके बाद वो ऐप में इंटीग्रेट हुआ, उसके बाद सेल्स मार्केटिंग की टीम को बताया इसको सेल कैसे करना है, उन्होंने कस्टमर को बताया। तो ये ए से लेके जेड तक सारे सीक्वेंस है, कब किसका क्या रोल आएगा, कब वो हिला करके अब तेरी बारी है तू काम कर, अब तेरी बारी तू काम, तो सीक्वेंस आ गया। मैन पावर को आप सीक्वेंस कर सकते हो। करना कैसे है, पर्सन का रोल डिफाइन किया, फ्लो चार्ट में सीक्वेंस बनाया और असेंबली लाइन तैयार कर दिया। असेंबली लाइन बन गया, धड़ 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 गाड़ियां बनती जाएंगी। फोर्ड ने पहली बार, हेनरी फोर्ड ने इतनी सारी गाड़ियां बनाई थी। ऐसे ही होटल के अंदर भी बहुत ही प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। राशि से रिस्पॉन्सिबल कौन है, अकाउंटेबल कौन है, इसका कंसल्टेड कौन है और इन्फॉर्म्ड कौन है। जिस आदमी ने सफाई करनी है बाथरूम के अंदर, कमरे के अंदर, होटल में, रूम में, तो सफाई करने वाला रिस्पॉन्सिबल है, पूरे के पूरे फ्लोर का मैनेजर अकाउंटेबल है, करेगा ये, लेकिन जिम्मेदारी फ्लोर मैनेजर की है। जो सुपर स्पेशलिस्ट है, कभी गड़बड़ होगी तो उसको कंसल्ट करेंगे, और जो जनरल मैनेजर है होटल का वो खाली इन्फॉर्म्ड होगा। RACI, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसल्टेड, इन्फॉर्म्ड। आपने बना लिया, पूरा सीक्वेंस तैयार हो गया। इससे आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो। अगली स्ट्रैटेजी है सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ऐसी एडवांटेज जो लंबे समय तक रहने वाली है। कैसे होगा, मार्केट में कैसे मोनोपोली क्रिएट करेंगे। व्रियो फ्रेमवर्क, 4 स्टेप का पावरफुल फ्रेमवर्क, 4 स्टेप्स। व्रियो, वैल्यूएबल, रेयर, इनइमिटेबल, ऑर्गेनाइज्ड। ये 4 स्टेप में आप अपने पूरे बिजनेस को एनालाइज कर लेंगे कि आप कहां खड़े हैं आज। क्या आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है कि नहीं है, क्या आपका प्रोडक्ट रेयर है कि नहीं है। रेयर का मतलब ऐसा तो नहीं है कि सबके सब बना रहे हो। अगर सब बना रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव पैरिटी, यानी कि सारे कंपटीशन बराबर है। अगर रेयर है दूसरे स्टेप में तो वेरी गुड, अगले स्टेप पे चलेंगे। अगला स्टेप क्या है, इनइमिटेबल। क्या आपके प्रोडक्ट को इमिटेट किया जा सकता है, क्या जिसका मन करे अब बनाना शुरू कर देगा, उसको इजीली बनाया जा सकता है, या उसको दोबारा आसानी से इमिटेट करना मुश्किल है। जैसे हमारा प्रोडक्ट है वो रेयर भी है और इमिटेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम इतना डिटेल में चले गए, भारत की नब्ज पहचान चुके हैं। तो आज भारत के अंदर और आसपास कई देशों में कोई भी नहीं है जो हिंदी के अंदर इतना बिजनेस मैनेजमेंट इतनी आसानी से, इतनी एनर्जी के साथ सिखा दे और इतना स्केल के साथ इतने वैरायटी प्रोडक्ट सिखा दे। आसानी से इमिटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अरबपति स्पीकर मेरे साथ खड़े हैं आज जो आकर के आपको सिखाते हैं। इमिटेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट को इमिटेट किया जाता है तो टेम्पररी एडवांटेज है, टेम्पररी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और अगर इमिटेट नहीं कर सकते तो अगले स्टेप पे चलते हैं, स्टेप 4, ओ मतलब ऑर्गेनाइज्ड। क्या आप अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ऐसा तो नहीं कि आप लल्लूलाल गुलाब जामुन वाले हो, बिल्ले दी हट्टी ऑफ लाहौर हो। ऑर्गेनाइज करके उसको स्केल कर सकते हो। अगर स्केल भी कर गए तो हो गया सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये चारों पे अपना टेस्ट ले लो, वैल्यूएबल, रेयर, इनइमिटेबल और ऑर्गेनाइज। चारों पे जब टेस्ट लोगे, इससे लेते ही आपको पता चल जाएगा कि आपको नई इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में घुसना चाहिए या नहीं घुसना चाहिए। इससे प्रॉफिट पोटेंशियल का पता चलता है। अगर चारों में यस है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर नो है तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। 5 बातें मैं आपको और बताने वाला हूं उसके अंदर। ये 5 चीजें समझ में आ गई। ये 5 फैक्टर अगर आपके हाई है तो प्रॉफिट लो होगा, और ये 5 फैक्टर जो बता रहा हूं अगर ये लो हुए तो प्रॉफिट बहुत हाई होगा। इन 5 फैक्टर को समझो। पहला फैक्टर क्या है कि क्या आपके बिजनेस में जो आपका सप्लायर है उसकी बार्गेनिंग पावर कितनी है। अगर सप्लायर जो आपको माल देता है, रॉ मटेरियल, वो अगर आपसे बहुत बार्गेनिंग कर लेता है और आपको महंगा बेच देता है तो फिर आप पे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। वॉलमार्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, बिग बाजार ऐसी है, जो पीछे सप्लायर से बहुत सस्ते में माल खरीदते हैं। दूसरा, क्या आपका जो कस्टमर है उसके पास में आज बार्गेन करने की पावर है कि नहीं है। जितनी ज्यादा ऑप्शन होगी ना आपके कस्टमर के पास में, तो वो उतना ज्यादा बार्गेन करेगा। अगर उसके पास ऑप्शन नहीं है तो आपसे खरीदेगा, चुपचाप खरीद लेगा। जितनी ज्यादा ऑप्शन होंगी, आपसे नहीं, इससे ले लूंगा, इससे नहीं, उससे ले लूंगा, श्यामलाल से नहीं, रामलाल से ले लो, अरे घनश्याम लाल से ले लो, अरे चमन लाल से ले लो, अरे मगन लाल से ले लो। जितनी ज्यादा ऑप्शन उतना ऑब्जेक्शन, आपसे उधार भी मांगेगा, डिस्काउंट भी मांगेगा। तो चेक करो दूसरा पॉइंट, क्या आपके कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर तो नहीं कहीं। तीसरा, क्या आपके प्रोडक्ट में कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल तो नहीं। जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट उतना आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। जैसे कॉफी का सब्स्टिट्यूट चाय है, तो सब्स्टिट्यूट है तो आपकी बार्गेनिंग, आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं। बड़ी सिंपल सी बात है। कस्टमर की लॉयल्टी और कस्टमर के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से रिलेशनशिप सब्स्टिट्यूट को डिफाइन करता है। चौथा, क्या नए कॉम्पिटिटर के घुसने का डर तो नहीं है। और पांचवा, क्या एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा तो नहीं है। चौथा पांचवा नजदीक है, नया कॉम्पिटिटर और एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर। कितने एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही, और जो अभी कॉम्पिटिटर है उनके साथ कस्टमर कितना लॉयल है।
ये 5 चीजें डिफाइन करेंगे कि आपका प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा। कंटिन्यूअस लर्निंग से ही कंटिन्यूअस अर्निंग आती है। अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करो, तभी जिंदगी भर अर्निंग मिलेगी। यही बुद्धि, यही दिमाग जिंदगी भर कमा के देगा। आप इसी पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। मेरी अगली स्ट्रेटजी है प्रोडक्ट मैट्रिक्स। प्रोडक्ट मैट्रिक्स के लिए ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भारत में बिजनेस कर रहे हैं और सेम प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन, छेदन भेदन, पेनिट्रेशन। यानी कि उसी मार्केट में अब ज्यादा कमाने का प्रयास कर रहे हैं बहुत। अगर वही इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तीसरा, अगर आप वही प्रोडक्ट लेकर के इंडिया की जगह इंटरनेशनल में चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट। आप नई मार्केट डेवलप कर रहे हो, प्रोडक्ट वही है। आप दुबई चले गए, चाइना चले गए, चाइना में बेच क्या खरीदना मत, हाँ, यूएस चले गए, लंदन चले गए। ऐसे ही आपने नई मार्केट में नया प्रोडक्ट ला दिया, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। धंधा ही बदल दिया, नया तरीके का धंधा कर लिया। पहले मार्केट पेनिट्रेशन समझते हैं। आप ज्यादा कस्टमर ले आए, ज्यादा टर्नओवर, हो गया पेनिट्रेशन। आपने उन्हीं कस्टमर से ज्यादा ट्रांजैक्शन करा ली, हो गया ज्यादा टर्नओवर। आपने उन्हीं कस्टमर को लॉयल बना लिया, वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली लेने लग गए, हो गया ज्यादा टर्नओवर। आपने ज्यादा महंगे प्रोडक्ट भी रखने शुरू कर दिए, ज्यादा प्राइस बढ़ा दिया, हो गया ज्यादा टर्नओवर। इसको बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। यानी कि उसी मार्केट में, उसी ज्योग्राफी में आप ज्यादा कस्टमर को एक्वायर कर लें, ज्यादा रेवेन्यू, ज्यादा टर्नओवर बढ़ा लें। अगली स्ट्रेटजी है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे। रीसाइकिल इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ साइकिल। पहले अडॉप्शन कर्व को समझते हैं। गंगा अगर बह रही हो तो स्नान कर लेना चाहिए। अगर मार्केट चेंज हो रही हो, अडॉप्ट हो रही हो, तो अपने आप को भी चेंज कर लेना चाहिए। वन नीड्स टू अंडरस्टैंड पीपल्स बिहेवियर। कस्टमर सिग्नल देता है, उस सिग्नल को आइडेंटिफाई करें और तभी आप समझ करके इनोवेटर्स की लाइन में जा सकते हैं या अर्ली अडॉप्टर्स में जा सकते हैं। हर मार्केट के अंदर इनोवेटर, अर्ली अडॉप्टर भी होते हैं और लेट मेजॉरिटी लेगार्ड भी होते हैं। यहां से शुरू होता है और यहां नीचे आकर के गिरता है। ऐसे ही अडॉप्शन कर्व जो है, इसमें आप देखते हैं कि मार्केट चेंज होती जा रही है। इस समय सब कुछ डिजिटल हो गया है। ट्रैवल इंडस्ट्री जो बेचारी कोरोना के बाद बहुत डैमेज हो चुकी है, पहले से ही डैमेज हो रही थी। गो, आईबीबो, ओयो, थॉमस कुक, ट्रिवैगो के आने के बाद फाइनेंशियल एडवाइजर्स को ई पोर्टल्स खत्म करते जा रहे हैं। स्टेशनरी या पेपरलेस हो गई हैं किताबें, पूरी तरीके से किंडल पे मूव कर चुकी हैं। बिजली अब सोलर होती चली जाएगी। राशन की दुकान वाला इस समय ऑनलाइन टू ऑफलाइन, ऑफलाइन टू ऑनलाइन, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के कारण डिस्टर्बेंस में रहता है। ये गाड़ियां इस समय ड्राइवरलेस होती जा रही हैं। डीवीडी पहले मोजर बेयर की आती थी, अब यूट्यूब भी चलता है। अब ब्लॉकबस्टर चला था यूएस में बहुत, उसको नेटफ्लिक्स, अमेजॉन ने खत्म कर दिया। इंडिया थोड़ा बदल रहा है, गाड़ियों की सेल्स घट रही है, ओला उबर बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं अडॉप्शन कर्व। रेस्टोरेंट इस समय बंद हो रहे हैं, लेकिन फूड डिलीवरी बढ़ रही है घर पे। ट्रेडर स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्केट बढ़ रही है। ट्यूशन क्लासेस कम हो रही है क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज बढ़ रही है। और कोरोना क्राइसिस के बाद तो वैसे भी ऑनलाइन एजुकेशन हमारे एडटेक प्लेटफॉर्म में बढ़ गया है। ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस को अब इस समय एग्रीगेटर्स ने खत्म कर दिया है। घर पे पहुंच गया ब्यूटी सैलून। सेलफोन पे बात करने का बिल घटा है, इंटरनेट का बिल बढ़ा है, चेंज हो गया है। ब्रोकिंग बिजनेस को एग्रीगेटर खा गए हैं। इस समय सरकारी नौकरियां घट के स्टार्टअप्स बढ़ते चली जा रही हैं। इकोनॉमी स्ट्रगल नहीं कर रही, इकोनॉमी शिफ्ट कर रही है। ऑफ कोर्स स्ट्रगल कोरोना के कारण है, पर इकोनॉमी शिफ्ट हो गई है। पहले कबूतर चिट्ठी लेके जाता था, अभी व्हाट्सएप लेके जाता है। इस डेटा को समझो, क्योंकि आपका बेटा झूठ बोल सकता है पर डेटा झूठ नहीं बोल सकता है। अब थोड़ा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को समझते हैं। जैसे ये अडॉप्शन कर्व कंज्यूमर का था, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट भी मूव करता है और चेंज हो जाता है, सनराइज से सनसेट पे जाता है। आपको भी समझना है कि आप अपनी इंडस्ट्री में कहां खड़े हो। आप आखिरी में घुसने वाले हो, जो लास्ट में आता है बेचारा अडॉप्शन कर्व के लेट मेजॉरिटी में एंटर करता है, तो आपको डिस्काउंट देना पड़ता है, उधार देना पड़ता है। अर्ली इनोवेटर अर्ली मेजॉरिटी में आते हैं तो आपको प्रीमियम मिल जाता है, ज्यादा मार्जिन मिल जाता है। आपके एडवर्टाइजिंग बजट, प्रोडक्ट का प्राइस और पैकेजिंग कैसा रहेगा, वो आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इन्हीं स्टेज से जाता है, इंट्रोडक्शन से, ग्रोथ से, बाद में मैच्योर होता है, बढ़ते 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 उसके बाद डिक्लाइन होता है, प्रोडक्ट खत्म हो जाता है आगे चल के। एक बात आपको बताता हूं पते की, बड़े कमाल की। आपके धंधे में सुनना ध्यान से, अगर मार्जिन भी कम हो रहा है, सेल्स भी कम हो रही है, सुनो फिर से, आपके धंधे में अगर मार्जिन भी कम हो रहा है, सेल्स भी कम हो रही है, एडवर्टीजमेंट मत करना, प्रोडक्ट बदलने का टाइम आ गया है। सुन रहे हो? अगर मार्जिन भी घट रहा है, सेल्स भी घट रही है, एडवर्टीजमेंट मत करना, प्रोडक्ट बदलने का टाइम आ गया। हो सकता है अब आप सनसेट की तरफ मूव कर चुके हो, प्रोडक्ट पुराना हो चुका है। आपको आपके ये क्या ग्रोथ सिग्नल्स मिल रहे हैं या थ्रेट सिग्नल मिल रहे हैं? वो कहते हैं ना, जब घोड़े से गिरना हो, घोड़सवारी करते वक्त तो प्लानिंग करके गिरना चाहिए, वरना घोड़े से अगर ऐसे बिना प्लानिंग के गिर गए तो घोड़े के पांव के नीचे आए तो गेम ओवर हो जाएगा। जब भी घोड़े से गिरना हो, धंधे में प्रोडक्ट बदलना हो, प्लान करके बदल लो, चेंज कर लो। आप ग्रोथ और मैच्योरिटी स्टेज के बाद जब डिक्लाइन स्टेज आता है तो दिक्कत आती है। कोलगेट का टूथ पाउडर खत्म हो गया है, वो डिक्लाइन स्टेज पे आ गया था। नोकिया डिक्लाइन स्टेज पे इसीलिए आया क्योंकि सबके सब एंड्रॉइड पर मूव कर गया, वो विंडोज पे मूव कर गया। और कस्टमर 2011 के बाद तुरंत सैमसंग, माइक्रोमैक्स, लावा पर शिफ्ट कर गए। और सिम्बियन को छोड़ करके विंडो पे जाना उसके लिए बर्बादी का कारण बना। बीपीएल टेलीविजन आया करता, बड़ा फेमस था इंडिया में। सन 2000 के बाद अचानक ड्रॉप आया और एक साल के अंदर, विद इन स्पैन ऑफ 1 ईयर, आउट हो गया पूरी मार्केट से बीपीएल।
कारण क्या है, टेक्नोलॉजी के साथ में उसने अपने आप को अडॉप्ट नहीं किया। मारुति के साथ भी तो यही दिक्कत आई थी। मारुति 800 जो गाड़ी थी वो कैसे डिक्लाइन हुई। Hyundai i10, शेवरोलेट स्पार्क और बाकी सारी गाड़ियां आती चली गई, और हुआ यही कि मारुति 800 जो कि सन 2000 में 1,51,000 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ी बिकी थी सन 2000 में, 2007 में वही गिर के 69,000 हो गई, यानी कि 1.5 लाख से 69,000 पे आके डिप किया, और 2008-9 में बहुत तेज गिरा। टाटा नैनो के आने के बाद और तेज गिरा, मारुति 800 बंद करनी पड़ी। इसी में ब्रांड एक्सटेंशन भी होता है या प्रोडक्ट एक्सटेंशन भी होता है। Hyundai जो केवल गाड़ियां बनाता था, सब दुनिया जानती है, कोरियन टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया उन लोगों ने इस समय इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गए। पिछले 20 साल से इंडिया में था ये, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया। टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन भी बेच रहा है। इसको बोल रहे हैं ब्रांड एक्सटेंशन। शिक्षा स्वतंत्रता के स्वर्ण द्वार को खोलने की कुंजी है। एजुकेशन इज द की टू अनलॉक द गोल्डन डोर टू फ्रीडम। एजुकेशन पे इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो। यही छोटा दिमाग सब कुछ कमा करके देगा। मजा आ रहा है। अगली स्ट्रैटेजी है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। आपने मनोरंजन तो बहुत किया होगा, ये मनोमंजन का समय है। चैनल को सब्सक्राइब करो, मनोमंजन करो, दूसरों को शेयर करो, उनका भी मनोमंजन कराओ। आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपका ब्रांड बढ़ेगा। आप वो चीज शेयर करते हो जिससे सबका फायदा होता है। द मोमेंट यू मेक मिस्टेक इन प्राइसिंग, सुनो प्राइसिंग के बारे में। The moment you make mistake in pricing, you are eating your profit। खत्म हो जाएगा आपका प्रॉफिट अगर आप प्राइसिंग में मिस्टेक करेंगे। बहुत तरह की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है। एक होता है मिल्किंग एंड स्किमिंग प्राइसिंग, यानी कि एग्जिस्टिंग गाय का बढ़िया से दूध निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो, यानी कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से और प्रॉफिट निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो। ये तब चलता है जब कॉम्पिटिटर कम हो। अगर जितने कम कॉम्पिटिटर हैं उस समय आप अच्छा प्राइस लेकर के खूब पैसा कमा लो, उसको बोलते हैं मिल्किंग एंड स्किमिंग। एक होता है लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी। लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी क्या है कि अगर 100 रुपए का माल बनता है, लागत है 100 रुपए की, 80 रुपए में बेचना शुरू कर दो। लागत है 100 रुपए की, कॉस्ट है 100, प्राइस कर दिया 80 रुपए, 20 रुपए और नीचे कर दिया, ताकि सारे कॉम्पिटिटर को खत्म कर दो। अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि काफी देर तक, काफी दिनों तक इस लॉस को आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे, या बड़ी मात्रा में लॉस को टॉलरेट नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर 1 करोड़ लोग रोज खरीदने लग गए तो 20 रुपए का नुकसान, 20 करोड़ रुपए का नुकसान आपको रोज का अगर अगले 100 दिन तक भी झेलना पड़ गया तो ये आपके लिए 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो तो दिक्कत आती है लॉस लीडिंग में। एक होता है पेनिट्रेशन। लॉस लीडिंग क्या है? बेसिकली आपने 100 का माल 80 में बेचा। पेनिट्रेशन होता है कि आपने 100 का माल एग्जैक्ट 100 में बेच दिया, यानी कि कमाया कुछ नहीं, ब्रेक इवन प्राइस पे बेच दिया। ये एग्रेसिव मार्केटिंग का तरीका है, मार्केट पेनिट्रेशन करने का तरीका है। ये तब यूज करते हैं जब बड़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है और एस्टैब्लिश लीडर को उखाड़ना हो आपको। बाजू में जो एस्टैब्लिश लीडर चल रहा है, अगर आपने उसको तंग करना, उसको हिलाना, उसको डिस्टर्ब करना हो, 100 का बनाया 100 में बेच दो। पर इसमें बस ये रिस्क रहता है कि अगर कॉम्पिटिटर ने भी प्राइस कम कर दिया तो फिर ये लंबे चलेगा, ये झगड़ा चलता रहेगा काफी दिन तक। आपको पता है अगली होती है प्रीडेटर प्राइसिंग। ये प्राइसिंग लॉस लीडिंग की तरह ही होती है। प्रीडेटर, ये शब्द ही बड़ा खतरनाक है। राक्षस, दरिंदा, शार्क, चीता आया, सबको खा गया, सबको खत्म कर दिया। प्रीडेटर आया, सबको खत्म करने के लिए आया है। ये इतना नीचे कर देते हैं कॉस्ट के, इतना नीचे कर देते हैं कि आपको अनफेयर मार्केट एडवांटेज मिल जाता है, सब बर्बाद हो जाते हैं। और सेलर इतना नीचे कर देगा कि बाकी के सप्लायर सारे के सारे जबरदस्ती बेचारे स्ट्रेस में आकर के मार्केट छोड़ के चले जाते हैं। इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज। जियो ने यही किया था। रिलायंस जियो ने पहले 6 महीने तक सब कुछ बिल्कुल फ्री कर दिया और अगले 6 महीने तक बहुत कम रखा, जिसके कारण क्या हुआ, बाकी सबको, सारी मार्केट को बर्बाद कर दिया रिलायंस जियो ने। एक और होता है बैरियर प्राइसिंग। बैरियर प्राइसिंग मतलब अपने प्राइस को ऐसा रखो कि नया आदमी ना एंटर कर पाए, बस बैरियर आ जाएगा उससे। इतना इतना कम रखना, ये नहीं कि 100 का है कि 80 का करूं कि 90 का करूं कि 105 का करूं, अभी वो बात नहीं हो रही है। वो मार्केट के हिसाब से डिसाइड करें कि ऐसा बैरियर बनाएं कि जैसे ही कोई एंटर करने की सोचे वो घबरा जाए, अरे ये कमा क्या रहा है, ऐसा बैरियर बना, और आप अंदर कमा रहे हो, कुछ जरूर कमा रहे हो। ये डिफेंड करेगा, दूसरे को अंदर नहीं घुसने देगा। आपको भी अपने प्राइसिंग डिसाइड करने से पहले समझना पड़ेगा कि आपका कस्टमर है कौन। आप एक अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट में जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा प्राइस रख सकते हो हल्की क्वालिटी पे। अगर आप प्रीमियम मार्केट में जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा प्राइस रख सकते हो, लेकिन तब क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। चाइनीज गुड्स मार्केट में जा रहे हो तो प्राइस भी कम, क्वालिटी भी कम। वैल्यू फॉर मनी मार्केट में जा रहे हो तो क्वालिटी बहुत A1 चाहिए, लेकिन प्राइस कम होना चाहिए। जैसे रिलैक्सो, मारुति हो गया, ये क्या है, ये वैल्यू फॉर मनी है। प्रीमियम के अंदर वर्साचे, लुई विटॉन, गुच्ची, मर्सिडीज हो गया। तो आपको एक और तरीका बताते हैं आपको, दूसरा तरीका ये है कि कॉग्स को समझो, आपकी कॉस्टिंग क्या है उसके हिसाब से प्राइसिंग बनाओ।
पहले कॉस्टिंग को पहचानो और क्या करो, आप ये भी देखो कि सामने वाले को वैल्यू कितनी मिल रही है, क्वांटिफाइड वैल्यू, कितने रुपए का वैल्यू दे रहे हो, उसके बेसिस पे भी आप अपना प्राइसिंग तय कर सकते हो। सामने वाले को बताओ आप कि भाई मैं तुझे 100 रुपए का प्रॉफिट कमा के दूंगा, इतने की वैल्यू दे रहा हूं, तो उसमें से 20 रुपए मैं रख लूंगा। ऐसे ही एक और तरीका है प्राइस डिसाइड करने का कि डिसीजन मेकर आपके हाथ में है कि नहीं है। अगर डिसीजन मेकर से सीधा रिश्ता बन गया है तो प्राइस ज्यादा ले सकते हो, अगर डिसीजन मेकर आपके हाथ में नहीं है तो प्राइस आप ज्यादा ले नहीं पाओगे। एक और तरीका क्या, ऑप्शंस पहचानो, आपके आपके कस्टमर के पास ऑप्शंस कितने हैं, उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड कर सकते हो। अगर उसके पास बहुत सारी ऑप्शन है तो आपको प्राइस कम रखना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपकी गेम चेंज कर दोगे। फिर मैंने एक जगह बात किया लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट पे भी आप प्राइस डिसाइड कर सकते हो कि भाई आपका प्रोडक्ट इस समय इनोवेटर कैटेगरी का है कि डिक्लाइनिंग कैटेगरी का है। डिक्लाइनिंग कैटेगरी का तो प्राइस कम, इनोवेटर कैटेगरी का तो प्राइस ज्यादा। याद रखिए, एनीवन हु कीप्स लर्निंग स्टेज यंग फॉरएवर, हेनरी फोर्ड। और अगली स्ट्रेटजी है ऑप्टिमाइज्ड स्केल। बड़ा करना है बिजनेस तो कैसे ऑप्टिमाइजेशन और कस्टमाइजेशन के साथ आप ग्रो कर सकते हैं। 1 मिनट लूंगा। नॉलेज शेयर इज इक्वल टू नॉलेज स्क्वायर। जितनी नॉलेज शेयर करोगे उतनी नॉलेज डबल होएगी, ये अंग्रेजी कहावत है। वीडियो को आपने शेयर जरूर किया होगा, नहीं किया तो मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूं आपको। मास कस्टमाइजेशन पे बात करते हैं। ये बेसिकली ऐसा मॉडल है कि यहां से एक यूनिकनेस लाते हो आप, कस्टमर का रेलेवेंस बिल्ड करना। फेसबुक ने प्रूव करके दिखाया, वही ऐड दिखाता है फेसबुक जो इस तरह की ऐड आप देखना चाहते हैं। अमूमन उसी तरह के वीडियोस आपको दिखाता है जिस तरह का आप देखना चाहते हैं। कस्टमर की रेलेवेंस के नजदीक जाने का मॉडल है कि जब आप मास स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो भी क्या कस्टमाइजेशन ला सकते हैं, तो भी क्या वो बना सकते हैं जो कस्टमर चाहता है। अगर मास प्रोडक्शन में आप कर सके और कस्टमर सेटिस्फैक्शन रह सके मॉडिफाइड प्रोडक्ट के साथ में, तो बेटर चॉइस होगी, राइट कॉस्ट होगा और कस्टमर का कन्वीनियंस आ जाएगा। आप देखिए कपड़े का जो सूट बनवाते हैं, रेमंड ने ऐसा ही किया कि उसने उसके अंदर कस्टमाइजेशन ला के दिया। फूल वालों ने आजकल ऐसे फर्न्स एंड पेटल के जो हमारे उसके चेयरमैन हमारे प्रोफेसर हैं, ऐसा मॉडल बनाया है कि आपको 2 लिली, 2 रोज, 2 ऑर्किड, 2 कार्नेशन, 2 रजनीगंधा, अलग अलग फ्लावर्स आपने मिक्स किए और बुके बना दिया आपकी चॉइस के हिसाब से। जो आपकी मदर या आपकी वाइफ को पसंद था आपने वही गिफ्ट किया उनको, और वो भी फोन पे या ऑनलाइन बुक कर लिया। ऐसे ही पासपोर्ट कवर, डायरी, पेन, ऑफिस स्टेशनरी, बैग्स, वॉलेट, ये सब भी हो जाते हैं कस्टमाइज। बात सिंपल समझो, क्या आपके बिजनेस में कस्टमर रेलेवेंस, मास कस्टमाइजेशन की पॉसिबिलिटी है? ये ऐसा, इससे प्रीमियम मिल जाता है आपको, या तो मार्केट शेयर बड़ा मिलेगा या प्रॉफिट का प्रीमियम बड़ा मिलेगा। दो चीजें, मार्केट शेयर या प्रीमियम। प्रीमियम या प्रॉफिट, दो फायदे आपको हो सकते हैं। माधुरी दीक्षित ने अभी डीसी मोटर से अपनी गाड़ी इनोवा क्रिस्टा को कस्टमाइज कराया। अब 25 लाख की गाड़ी को कस्टमाइज करने के लिए 25 लाख रुपए और ले लेता है डीसी, और उसको सुंदर बना देता है, उनकी पसंद के सीट कवर, डिजाइन, ये वो टीम टाम सब कर देता है। लेकिन बहुत प्रीमियम, बहुत मोटा पैसा कमाता है। 4 बातें याद रखिएगा। पहला, व्हाट कस्टमर वांट, उसको चाहिए क्या। दूसरा, आप ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बिल्ड कैसे करोगे, आप उसे कर कैसे सकते हो। तीसरा, उसमें आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएगी, कॉस्ट को कैसे कम रखें। चौथा, ऐसा करने पे ऐसा ना हो कि आपकी बाकी आइटमें बिकनी बंद हो जाए, इंपैक्ट ऑन अदर प्रोडक्ट्स। ये 4 चीजें अगर आपने कंसीडर कर ली तो आपके लिए मास कस्टमाइजेशन पे आप बढ़ सकते हैं। 4 प्रकार के कस्टमाइजेशन होते हैं, कोलैबोरेटिव, अडैप्टिव, कॉस्मेटिक और ट्रांसपेरेंट। पहले कोलैबोरेटिव समझते हैं। ऐसी रिक्वायरमेंट जो कस्टमर और आप मिलकर पूरी करते हो। जैसे आप डेस्कटॉप कंप्यूटर वगैरह बनवाते हो तो मिलके उनके साथ मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। टेलर मेड क्लोथ्स होते हैं, भाई मुझे इस कपड़े का, मेरे को ऐसा साइज चाहिए, ऐसा कलर चाहिए, ऐसा बटन चाहिए। फर्नीचर में भी होता है, कंस्ट्रक्शन में भी होता है कोलैबोरेटिव कस्टमाइजेशन। आपके बिजनेस में क्या ये चलेगा, या क्या आपके बिजनेस में अडैप्टिव कस्टमाइजेशन चलता है? अडैप्टिव कस्टमाइजेशन क्या कि कस्टमर उसी आइटम को कई चीजों के लिए इस्तेमाल कर ले। इसको बोलते हैं एक रिक्वायरमेंट जो अलग अलग ओकेशन के लिए वो यूज कर सके। आइडियल है उस क्लाइंट बेस के लिए जिसकी अलग अलग एक्सपेक्टेशन उसी प्रोडक्ट है। जैसे मल्टीपर्पज यूटिलिटी बोलते हैं इसको। एमयूवी गाड़ियां आई, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, कभी पैसेंजर के लिए यूज कर लो, कभी कार्गो के लिए यूज कर लो। वैन जो थी पैसेंजर के लिए यूज कर लो, कार्गो के लिए यूज कर लो। मूड चेंजिंग बल्ब होते हैं, आपको मल्टीपल बल्ब नहीं खरीदने, आपने वही बल्ब से मूड चेंज कर लिया। कभी आपका रोमांटिक मूड हो गया, और कभी आपका थोड़ा मूड है भजन पूजा पाठ का, और कभी मूड है आपका सोने का, कम लाइट का, डिम लाइट का, ज्यादा लाइट का, डांस करने का, कैसे कैसा गाना सुनना चाह रहे हैं उसके हिसाब से। बहुत तरह के मूड होते हैं, डिनर का मूड है। ऐसे ही रिवर्सिबल क्लोथ्स भी होते हैं। रिवर्सिबल क्लोथ क्या है, आपने वही जैकेट को उल्टा पहना दूसरे कलर से, ये जैकेट पहना दूसरे। मल्टी यूटिलिटी बैग भी होते हैं, वो बैग के कई पर्पज हो सकते हैं। मल्टी यूटिलिटी स्विस नाइफ भी होती है, सोफा कम बेड भी होते हैं, फोल्डिंग फर्नीचर भी होते हैं। सोचो कि कस्टमर उसी आइटम को कई तरह से यूज कर सकता है, क्या ये चलेगा? नहीं। तीसरा सुनो फिर, कॉस्मेटिक कस्टमाइजेशन।
प्रोडक्ट को चेंज नहीं किया, लेकिन उसकी अपीयरेंस चेंज कर ली, उसकी पैकेजिंग चेंज कर ली रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आजकल ये टी शर्ट, बग्स, पेन्स, कुशन, उन पे इमेज बनाना, उस पे फोटो बनाना, वॉलपेपर, इसमें क्या है, कॉस्मेटिक कस्टमाइजेशन हो जाता है। ऊपर ऊपर से चेंज करते हैं, मेन प्रोडक्ट नहीं चेंज करते। फिर इसके अलावा होता है ट्रांसपेरेंट कस्टमाइजेशन। ये वो होती है जिसमें कस्टमर बार बार आपको कुछ नहीं बोलता, लेकिन आपको उसकी रिक्वायरमेंट पता है तो आप पहले ही कर देते हो उसको चेंज। आप उससे बात किए बिना उसकी प्रोडक्ट प्रिडिक्ट कर देते हो उसकी रिक्वायरमेंट को, और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको अचीव कर लेते हो। क्रिएटिंग कस्टमाइजेशन विद स्केल में बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आपने रेस्टोरेंट बफे बनाया, आपने शाही पनीर बनाया, तो आपने बहुत बड़ी मात्रा में बना लिया, आपने मास प्रोडक्शन कर लिया और आपने बफे में बहुत सारे आइटम बना दिए। अब कस्टमर को जो चाहिए अपने आप ले लेगा, वो अपने आप कस्टमाइज कर लेगा। मुझे बफे में शाही पनीर चाहिए, दाल मखनी चाहिए, मुझे मिक्स वेजिटेबल चाहिए, मुझे थोड़ा सैलेड चाहिए, मुझे थोड़ी मिठाई चाहिए, गुलाब जामुन जरूर लूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी 20वीं स्ट्रैटेजी, एडवांटेज ऑफ एडवांटेजेस। कई प्रकार की एडवांटेजेस होती हैं जो आपको आगे लेके जाती हैं। एब्सोल्यूट एडवांटेज, कॉस्ट एडवांटेज, इकोनॉमिक एडवांटेज,